इन्होंने मुझे मना करा है, बट मैं आपको फिर भी एक रफ एस्टिमेट दे देता हूँ, 100-200 करोड़ से ऊपर का फंड मैनेज करते हैं। इस पॉडकास्ट के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बहुत पॉपुलर होने वाला है। ही इज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज हु स्टार्टेड डूइंग एल्गो ट्रेडिंग। सर मैं यहाँ पे एक अपनी ऑडियंस को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मुझे पहले दे देना चाहिए था। हम बोलते हैं ना रिस्क कंट्रोल करके रखो, वही विभोर सर बोल, गामा को कंट्रोल रखो, वेगा थीटा में खेलो। वो हमेशा सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में बात करेंगे, तो बी वेरी अटेंटिव एंड सुनते रहो। आई वुड से प्लीज सर कैरी ऑन। सर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर? मैं ऑप्शन अपॉर्चुनिस्ट हूँ। आई एम ऑप्शन बायर, आई एम ऑप्शन सेलर, आई एम ऑप्शन हेजर, आई एम ऑप्शन स्ट्रेटजिस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो। मैं बार बार ये लाइन बोलता हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार हम लोग थोड़े बहुत ऐसे एफर्ट्स दिखा रहे हैं जिस वजह से आप उसको देखते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो और उसको एक्चुअली प्यार देते हो। ठीक है, तो मैं गप्पे मारने के लिए अगर बोल रहा हूँ तो बता देना कमेंट में कि भाई इतना प्यार तो नहीं दे रहे हम। ठीक है, तो आज का यार पॉडकास्ट जो होने वाला है ना, ये बहुत ही धांसू होने वाला है। और मैं जब ये बोल रहा हूँ धांसू होने वाला है, इसका मतलब ये धांसू होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इनके पास नॉलेज का ना भंडार है। इनका नाम है विभोर गुप्ता और ये कोई फेमस पर्सनैलिटी टाइप नहीं है अभी कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, बट इस पॉडकास्ट के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बहुत पॉपुलर होने वाले हैं। उसका रीजन क्या है? जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट करा किसी हमारा एक बहुत अच्छा यूजर है प्रतीक, उसने कनेक्ट कराया, तो मैंने जब इनसे फर्स्ट कॉल ली ना, तो मेरे एकदम से तोते से उड़ गए। मैंने कहा यार इतना ज्ञान इनमें भरा हुआ है, इतना ज्ञान। ये आई डोंट नो 12 साल से ये एल्गो ट्रेडिंग की तरफ है। ही इज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज हु स्टार्टेड डूइंग एल्गो ट्रेडिंग एंड इन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है मार्केट में। इनके जो कनेक्शंस हैं वो बहुत बड़े लेवल पे हैं। इन्होंने मुझे मना करा है, बट मैं आपको फिर भी एक रफ एस्टिमेट दे देता हूँ, 100-200 करोड़ से ऊपर का फंड मैनेज करते हैं। और इनके जो सर्कल में फंड मैनेज होता है उसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतना बड़ा फंड है। बट हम उससे ज्यादा इंस्पायर नहीं होंगे, हम इंस्पायर होंगे आज इनकी नॉलेज से, ये जो हमें सिखाना चाहते हैं उससे। तो दिल थाम के बैठना, अच्छे से एक एक चीज को चाहे रिवाइंड करके सुनना पड़े, उसको सुनना और इनकी सारी नॉलेज को लेने की कोशिश करना। हम कोशिश करेंगे कितना शेयर करते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 महीना लगा इनको कन्विंस करने के लिए कि आप आओ, क्योंकि सोशल मीडिया पे कैमरे के सामने आते हुए बहुत डरते हैं, बट इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ट्रेडिंग को लेके और चीजों को लेके धांसू है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आज मैं नहीं बोलूंगा, आज मैं इनको बोलने दूंगा। तो लेट मी वेलकम माय फ्रेंड विभोर गुप्ता। वेलकम विभोर सर। थैंक यू नीतीश भाई। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई वुड से कि आपने जो बोला वो बहुत ज़्यादा है मेरे बारे में। एक लाइन में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट, ट्राइंग टू लर्न द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। एंड जहाँ तक आपने बात करी मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगा कि नॉलेज इज ऑलवेज म्यूचुअल। तो नॉलेज जो है जितनी शेयर की जाती है उतनी ज़्यादा बढ़ती है। 1 महीने में शायद मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा हमारे इंटरेक्शन के दौरान। तो मैं ये कहूँगा कि ये मार्केट एक ऐसा गुरु है जो सबको सिखाता है और गलती करने पे अच्छे से पेनलाइज भी करता है। तो एक जर्नी रही है इतने सालों में हमारी शेयर बाजार में, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, मार्केट ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और आज भी कोशिश करेंगे कि जो कुछ सीखा है, जो मार्केट ने हमें सिखाया है, वो शेयर करें और ये म्यूचुअल लर्निंग की जो जर्नी है ये कंटिन्यू रहे आगे भी। सर ये म्यूचुअल लर्निंग की जो बात करी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सबको समझने के लिए। और मैंने जितना आपके साथ इंटरेक्ट करा है, मुझे लगता है कि यू आर वन ऑफ दोज डायनेमिक पर्सनालिटीज जो बहुत ही ऑसम तरीके से इस एक्सपीरियंस के साथ होल्ड करते हो और इतने आप हम्बल हो, तो इट्स वेरी गुड। सो सर थोड़ा सा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम किसी इंटरेक्शन में आ रहे हो, तो थोड़ा बहुत अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में खुल के एक बार बताओ हमें। मैंने मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन स्टॉक मार्केट में 2009 में हुआ था। मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी एक ब्रोकर के यहाँ कैलकाटा में इन जून 2009। एंड वहाँ पे मैंने रिसर्च डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एंड आई वाज अ डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट ओवर देयर। सो आई वाज लर्निंग द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। हिंदी में बोलूँ तो कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, कॉन्टेंगो क्या होता है, बैकवर्डेशन क्या होता है, ये थोड़ी सी इंग्लिश टर्म्स हैं। वहाँ की जो भाषा थी, लोकल भाषा, वो आज भी मेरे लिए औसम है। हम पोते, मत्थे, उल्टा बदला, सीधा बदला, ये सब चीज़ें वहाँ पे हमने बहुत सीखी हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। उन्हीं दिनों में
2008 में सेबी ने डीएमए और एल्गो ट्रेडिंग का अप्रूवल दिया था। तो 2008-2009 वो इनिशियल डेज थे जब एल्गो को एक्सपेरिमेंटली ट्रायल बेसिस पे बहुत सारे ब्रोकर्स अपने यहाँ डिप्लॉय कर रहे थे। ये मेरा सौभाग्य था, मेरी किस्मत थी कि मेरे को उन शुरुआत के दिनों में एल्गो सिस्टम्स पे काम करने का मौका मिला। तो 2009 में हमने एक डेस्क सेटअप करने का प्रयास किया था कोलकाता में एक ब्रोकर के यहाँ। और वहाँ पे हमने जो प्लेन वेनिला आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसको जैसे कन्वर्जन रिवर्सल है, फ्यूचर टू फ्यूचर्स है, कैलेंडर्स है, इस तरह की बेसिक आर्बिट्राज स्ट्रेटजी वो हमने एल्गो पे चलाने का प्रयास किया था। एंड वो प्रयास हमारा काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा था। हम डेस्क सेटअप करने में कामयाब रहे थे वहाँ पे। और उस दौरान हमें ये एहसास हुआ कि एल्गो में जो काम कर सकते हैं, efficiency of making money in the market with the help of algo, it is far 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 better than what it is being done through manual trading. And उस दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि एल्गो या सिस्टम के थ्रू काम करने में जो सबसे बड़े दो एडवांटेज हमें होते हैं। पहला एडवांटेज है इमोशन फ्री ट्रेडिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कन्वर्जन रिवर्सल, पुट कॉल पैरिटी, एफ प्लस पी माइनस सी, जो एक प्योर वेनिला आर्बिट्राज होता है, इसमें 3 लेग के सौदे होते हैं। 1 लेग फ्यूचर होता है, 1 लेग कॉल होती है, 1 लेग पुट होता है। तो 3 लेग के सौदे उतारे जाते हैं इसमें, जो डेल्टा न्यूट्रल हो जाता है। जब हम मैनुअली ट्रेड करते हैं और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर हम ट्रेड करते थे, स्टॉक ऑप्शन तब भी और आज भी काफी हद तक इलिक्विड है। कुछ निफ्टी 50 स्टॉक्स के बाहर अगर हम चले जाते हैं तो इलिक्विडिटी आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टॉक ऑप्शंस के अंदर। उस जमाने में अमेरिकन कॉल ऑप्शन हुआ करते थे, पुट ऑप्शन हुआ करते थे स्टॉक्स के अंदर। अमेरिकन कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन का मतलब है मंथली एक्सपायरी से पहले भी किसी भी दिन उनको एक्सरसाइज करवाया जा सकता था। तो हम उन स्टॉक्स में काम करा करते थे। तो जब आप मैनुअल ट्रेड करते हो तो आप 1 लाख कॉल का उतारते हो, फिर 1 लाख पुट का ट्रेड करते हो, और फिर आप फ्यूचर का ट्रेड करते हो। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी मार्केट वोलेटिलिटी, कि आपने 1 लाख ट्रेड किया और दूसरे लाख का प्राइस मूव कर गया या फ्यूचर का प्राइस मूव कर गया। जब हमने ये काम एल्गो से करना शुरू किया तो एल्गो में तीनों लेग के सौदे इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड एग्जीक्यूट होके आते थे। दैट वाज पार्ट नंबर 1 कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। पार्ट नंबर 2 स्केलेबिलिटी। मैनुअल जब मैं ट्रेड करता था तो 5 या 10 स्टॉक्स के जो कॉल पुट्स होते हैं, क्योंकि हर एक स्टॉक में 10 या 15 या 20 स्ट्राइक होती हैं, तो 5 या 10 स्टॉक्स को हम कवर कर पाते थे। एल्गो के अंदर जब हमने ट्रेड शुरू किया तो हम 100 से 125 स्टॉक्स के अंदर ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर पाए थे। तो ये समझ में आ गया था कि ये एक टेक्नोलॉजिकल गेम चेंजर बनने वाला है आने वाले टाइम में। उसको हमने पकड़ा और उसको हमने स्केलेबल किया, और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्केट की डायनामिक्स चेंज होती चली गई, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिस्टम्स को और बेटर और ऑप्टिमाइज करते गए। स्पीड बढ़ गई, हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई, कस्टम एल्गोज आ गई बहुत ज्यादा, जो लॉजिक्स थे एग्जीक्यूशन के लॉजिक, तो वो स्मार्ट ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनने लगे। इस तरीके से एक पूरी जर्नी रही है एल्गो की, जो 2009 में मैंने स्टार्ट करी थी, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज भी वो उसी एफिशिएंसी से चल रही है। दैट इज वेरी ब्रिलियंट। तो आपने फर्स्ट टाइम एल्गो को 2009 में टच कर लिया था जब वो स्टार्ट हुआ था। यस। ओह दैट्स ब्रिलियंट। एंड उस तब आप रिसर्च पोजीशन पे थे, एंड उसके तो बाद फिर यस, तब मैं डेरिवेटिव रिसर्च भी करता था और साथ में एक्सपेरिमेंटली एल्गो सेटअप बनाता था। तो मैं अपने हाथ से खुद ट्रेड करता था एल्गोज में। ऑल राइट। और क्योंकि हम मार्केट में भी नए थे तो हमारे लिए डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था। तो जो प्रोसेस था वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ था कि हम कोई भी स्ट्रेटजी को पहले, जो वहाँ पे मैनुअल ट्रेडर्स होते थे, जो एक्सपीरियंस्ड होते थे, जिनको बाजार में सौदा बनाना आता था, उनके साथ बैठते थे, उन्हें देखते थे वो सौदा कैसे बना रहे हैं, उनकी कैलकुलेशंस को समझते थे। उस चीज को, उस स्ट्रेटजी को वहां से समझ के फिर हम एल्गो पे डिप्लॉय करते थे, और फिर हम चेक करते कि ये दोनों में डिफरेंस कहाँ है और किस तरीके से एल्गो का एग्जीक्यूशन बेटर है मैनुअल एग्जीक्यूशन से। तो मैंने मैनुअल भी आर्बिट्राज किया हुआ है, और उसके बाद मैंने फिर एल्गो में भी आर्बिट्राज किया है। और उसके बाद फिर ग्रेजुअली, क्योंकि जो चीज बेटर होती है आप उसी को स्केल करते हैं, फोकस भी उसी पे होता है, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें हम एल्गो पे डेवलप भी करते गए और डिप्लॉय भी करते चले गए।
जब आप बोलते हो डेवलप करते गए, तो आप खुद भी कोडर हो, टेक्निकल अवेयरनेस है आपको? हाँ, तो my education background is I am a computer science engineer, passed out in 2005, and then I did my MBA in 2007-2009. तो एक एजुकेशन की हेल्प मिली मेरे को टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। प्रोग्रामिंग मेरे को पहले से थोड़ी बहुत आती थी, नॉट स्पेसिफिक टू स्टॉक मार्केट, बट जब यहाँ पे आए, रिसर्च करी, लर्निंग हुई, तो कस्टम एल्गो डेवलपमेंट करना मैंने खुद सीखा। तो मैंने एल्गो डेवलपमेंट 2010 में स्टार्ट किया था। उस समय सी प्लस प्लस चलती थी, आज भी सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा चलती है। पाइथन का बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होने लगा है। तो तब से अब तक मैं कस्टम एल्गो डेवलपमेंट खुद भी करता हूँ। ब्रिलियंट। और आपने बताया कि आप आर्बिट्राज में खेलते थे, मैनुअल हो चाहे एल्गो हो, बट उसके बियॉन्ड तो आपने काफी कुछ करा होगा। आर्बिट्राज तो जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हाँ, आर्बिट्राज एक स्टार्टिंग पॉइंट था। उस समय प्लेन वेनिला स्ट्रेटजी में, यू वोंट बिलीव, बिना कुछ करे सिस्टम के सामने सुबह, उस समय 9:55 पे मार्केट स्टार्ट होता था। अच्छा। तो हाँ, तो 9:55 में हम मशीन ऑन करते थे, 3:30 बजे बाजार बंद होता था, क्योंकि सेटअप नया था, टेक्नोलॉजी नई थी, एडवांटेज उसके बहुत ज्यादा थे, अवेयरनेस उसकी बहुत कम थी इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो एक वो दौर था 2009-2010 का, जब with the least efforts and with the help of technology only, with the help of the efficiency of the execution, हम 5% 6% महीने का easily बना लेते थे। ओह, So वाओ। that was the time. And then 2011, 12, 13, then the awareness of algo was increasing in the Indian capital market. More or more brokers, they were deploying algo setups for their prop desks. तो होता क्या है ना, जब बाजार में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो रिटर्न स्क्वीज करने लग जाते हैं। सो देयर वाज अ टाइम, हम 5-6% से फिर हम 1.5-2-3% तक धीरे धीरे रिटर्न हमारी स्क्वीज होने लगे। देन देयर वाज अ पॉइंट वी रियलाइज की प्लेन वेनिला का एक लाइफ साइकिल है, और वो लाइफ साइकिल सेचुरेशन पे आ गया है, अब उसमें डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया है। देन वी ट्राई टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, अब क्या इसके आगे कर सकते हैं, एंड देन वी एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। एंड देन आई रियलाइज ऑप्शन एक ऐसा समंदर है स्ट्रेटजीज का, कि इसके अंदर आप अनलिमिटेड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं स्ट्रेटजीज के, जो आप बना सकते हो। और आज भी मुझे ऐसा लगता है, मैं पिछले 12 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कि ऑप्शन की जो स्ट्रेटजीज की लाइफ साइकिल है वो कभी एक्सपायर नहीं होने वाली, क्योंकि उसके अंदर आज भी जितना हम लोग काम करते हैं, मुझे लगता है हम अभी शायद सिंगल डिजिट कुछ 5-7-10% ही काम करते होंगे। इतना ज्यादा पोटेंशियल है ऑप्शन स्ट्रेटजीज के अंदर। अगर हम अभी लेटर इन सेशन में बात करेंगे ग्रीक्स के ऊपर, जब ग्रीक्स की बात करते हैं और उससे हम ऑप्शन के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो एक वो दौर था जब हम एल्गो को सिर्फ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन के फॉर्म में देखते थे। आज एक वो दौर है जहां पे हम एक अल्फा मॉडल अलग बनाते हैं, जो डिसीजन मेकर होता है, जहां पे डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, और एक एल्गो का दूसरा कंपोनेंट हो गया जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन को डिसाइड करता है, कि विच इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ एग्जीक्यूशन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, क्योंकि मल्टी लेग स्ट्रेटजीज होने लगी हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज इन द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। सो वो स्ट्रेटजीज प्लेन वेनिला से, हेज स्ट्रेटजी से, रूल बेस से, डिसिप्लिन से, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, I mean, approximately, I would say I have worked on more than 500 strategies in my last approximately 12 years of career in options only. And still I feel like कि अभी बहुत कुछ है, मैंने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया है। There is a lot to explore in options. सर, अल्फा की बात करते हैं थोड़ा सा। अल्फा क्या होता है मार्केट में? Alpha is the superior return that you are generating out of the market. ठीक है, so this is what your strategy is producing, the ROI from the market. That's what my understanding is about alpha. So आज के सिनेरियो की अगर बात करें, तो आज जो स्ट्रेटजीज बनती हैं, दे आर ड्रिवन बाय डेटा प्रोसेसिंग। द मोर वी प्रोसेस द डेटा, कहीं मैंने पढ़ा था कि यू प्रोसेस द डेटा टू दैट लेवल दैट इट कंपेल्स टू गिव यू द प्रोडक्टिव आउटकम। So that is a quote I read. So I believe it completely कि आप जितना ज़्यादा डेटा क्रंचिंग करोगे, जितना ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग करोगे, the better the result you will get in terms of how easily you can generate money from the market. So
ये जो पार्ट है अल्फा जनरेशन का, ये डेटा प्रोसेसिंग और डेटा क्रंचिंग के बेस पे बनता है। बिकॉज कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो पहले इजीली पैसा देते थे, आज वो कन्वेंशनल हो चुके हैं काफी ज्यादा, उसमें इतना इजी मनी रहा नहीं है। एंड दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट। जो मार्केट 2009-2010 में हुआ करता था वो 2014-15 में नहीं था। जो मार्केट 2014-15 में था वो 2019-20 में नहीं था। और आज जो मार्केट है, मार्क माई वर्ड, 2023-24 में वो मार्केट नहीं होगा। सो इट इज द फेज ऑफ द मार्केट विच कीप्स चेंजिंग। द मार्केट इज moving towards maturity. More and more players are coming, more and more information is spreading in the market, right? So आज आप देखोगे, in terms of the number of people, number of traders, those are involved in option trading, that is phenomenal. Still, I think approximately 4 or 5% of the population is associated with the stock market in India. So you see, अगर हम वो फिगर डबल डिजिट में भी पहुंच जाए, so what's the kind of participation we will have in the market? And along with the participation, because more the participation, more the knowledge sharing, so people will explore more and more things, how to make money in the market. So and that thought, that process will change the nature of the market over the period of time. But one thing which is going to remain constant is data processing and data crunching, which will always help to make money. मतलब सर हमें पढ़ाई करना नहीं छोड़ना, हमें अपनी बिल्कुल स्टडी करना नहीं छोड़ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर मुझे पता है आपके पास हर टॉपिक में बात करने के लिए बहुत कुछ है, पर आज आप किस चीज को सर टच करने वाले हो जो हमें नॉलेज जिसके बारे में आप दोगे आज? आज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के एक ऐसे पहलू को टच करने वाला हूँ जो जानते तो काफी लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं जानते, जानते बहुत सारे लोग हैं। उसके कुछ तरीके हैं, यूनिक मेथड्स है इम्प्लीमेंट करने के। उन इम्प्लीमेंटेशन पे हम कुछ चर्चा करेंगे जिसके थ्रू ऑप्शंस को ट्रेड करना आसान हो जाएगा। ये पता करना आसान हो जाएगा कि मैं ऑप्शन बाय करके ट्रेड करूं या ऑप्शन सेल करके ट्रेड करूं, मैं सिंगल लेग ऑप्शन में ट्रेड करूं, मल्टी लेग ऑप्शन में ट्रेड करूं, ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन बना के ट्रेड करूं। ऑप्शन का जो डेटा है वो मार्केट के बारे में क्या बोल रहा है। बिकॉज आज की तारीख में इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रॉप ट्रेडर्स हैं, largely they are involved in option trading, and अपना इंडेक्स ऑप्शंस का जो डेरिवेटिव है, that is the world's largest option derivative market. So many players are involved in options market nowadays. तो उस डेटा को कैसे रीड करना है, उसके कुछ यूनिक मेथड विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स आई वुड ट्राई टू टच एंड एक्सप्लेन टू द ऑडियंसेस, एंड आई होप, मतलब आई एम आल्सो अ लर्नर, तो आई होप कि दैट मे हेल्प टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर 1% 2% भी किसी की नॉलेज में एडिशन हो पाएगा तो आई थिंक दैट्स दिस सेशन इज गोना बी फ्रूटफुल फॉर एटलीस्ट फॉर मी। मैं एक चीज पूछना भूल गया सर, आप जी। ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो? मैं ऑप्शन अपॉर्चुनिस्ट हूँ। ओके। So I am an option buyer, I am an option seller, I am an option hedger, I am an option strategist. As per the market condition, it is the market which tells me what I have to be today in the market. I do not have any preconceived notion, or I am not pre-decided in the market at 9:15 what I have to do today. It is the market, it is the data of the market which tells me कि आज मुझे मार्केट में क्या काम करना है। मैं जब डिस्कशन करता हूँ नॉर्मली अपने एक ट्रेडिंग सर्कल में, तो हम ना लेमन टर्म में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो ट्रेडिंग के नहीं होते, बट वो जनरल रियल लाइफ के एग्जांपल होते हैं। तो मैं आपको इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, व्हाट शुड आई कंसिडर? आप जो है गाड़ी 100 पे ड्राइव करते हो या 20 की स्पीड पे ड्राइव करते हो? सर दोनों केसेस को कंसिडर कर लो या So एवरेज? it is okay. So for me it is actually the road which tells me कि इस रोड पे मैं 20 की स्पीड से ड्राइव करूंगा और इस रोड पे मैं 100 की स्पीड से ड्राइव करूंगा। So as a driver I can drive at both the speeds. Let the market tell me कि आज कौन सी स्पीड से मुझे ड्राइव करना है। अंडरस्टूड। आप फॉर्म में आ गए सर वापस। अभी देखो ऑडियंस ये क्या क्या करने वाले हैं। हाँ जी सर, मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग राइट दिए हुए हैं, आप स्क्रीन शेयरिंग करो एंड वी आर ऑल योर्स नाउ फॉर द नॉलेज। Thank you. So my screen is visible? Yes, Okay, yes sir, it's visible. Just for the sake of understanding, so we are good to go with English or Hindi? सर English? हिंदी और इंग्लिश थोड़ा बहुत बीच में डाल देंगे। So आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग विद
ग्रीक्स, जो ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने में हमें क्या एज प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम ग्रीक्स को पढ़ते हैं, कैसे ग्रीक्स के डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और उसका रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट कि ग्रीक्स को आज की तारीख में एल्गो में इंटीग्रेट करना बहुत आसान काम है, एपीआईज है, so technology has made the task very easy nowadays to automate all the things. Conceptual understanding is more important, what I perceive. So if we understand the concept, it would be very easy for me or for anyone who understands this to know what to do in the market in any kind of scenario. So we will try to understand those concepts which will help us making the trading decisions in the market. सो ट्रेडिंग ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा. आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड आरए और आरआईए और एनीथिंग. ठीक है, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट. दिस डिस्कशन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव टुडे इज ओनली एंड ओनली फॉर द नॉलेज शेयरिंग पर्पस. मैंने जो सीखा है मैंने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से इम्प्लीमेंट कर करके सीखा है. जो मैं बताने जा रहा हूँ जरूरी नहीं है वो सारी ऑडियंस के लिए प्रॉफिटेबल हो, बट रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि उसको ट्राई करें, इंप्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मे भी हो सकता है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा. एज पर सेबी मैंडेट डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज एक्सपोज टू पोटेंशियल रिस्क. तो अगर आप डेरिवेटिव्स को समझते हो, डेरिवेटिव के रिस्क को समझते हो, देन एंड ओनली देन यू डिप्लॉय ऑल द डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज. अगर आप डेरिवेटिव नहीं समझते हो देन प्लीज फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिस्क एंड द नेचर ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेडिंग बिकॉज इट इज अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट, नो डाउट अबाउट इट. जो कंसेप्ट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैंने भी ऑब्वियसली कहीं से सीखे हैं, और सोशल मीडिया है, बुक्स है, यूट्यूब है, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, ऑब्वियसली मैंने कहीं से सीखे हैं. उनको इम्प्लीमेंटेशन मैंने अपने तरीके से किया है, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है उसके ऊपर. सो मैंने भी कहीं से सीख के इम्प्लीमेंट किया है, आप मेरे से सीख के इम्प्लीमेंट कर लो. awesome. जो पास्ट परफॉर्मेंस है जो मैं पिछले 10-12 साल से करता आ रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ, बट मैं ये नहीं कहता कि जो मैं करता आ रहा हूँ उससे हर जना पैसा कमा सकता है. आप अपने मेथड खुद एक्सप्लोर करो और उसके बेस पे अपनी परफॉर्मेंस खुद क्रिएट करो. मेरी परफॉर्मेंस को कॉपी करने की कोशिश मत करो. एंड लास्ट वन, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं अगेन नॉलेज शेयरिंग पर्पस से, कोई इकोनॉमिक कमर्शियल बेनिफिट नीतीश भाई का या मेरा नहीं है इसके अंदर. ट्रू. ओके, मेरी जो जर्नी रही है पिछले 12 साल में उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसमें. ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 12 साल हो चुके हैं मुझे एल्गो ट्रेडिंग, डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज एंड फंड मैनेजमेंट करते हुए. कई मेंबर्स हैं जिनके लिए मैंने प्रॉप डेस्क को मैनेज किया है, उनकी प्रॉप डेस्क सेटअप करी है. इस पीरियड में उन्होंने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उनसे सीखा है, और आज जो कुछ हूँ उन्हीं सब की वजह से हूँ. सो ऑल द कंट्रीब्यूशन गोज टू द पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड मी past 12-13 years, who have taught me, who have given me the opportunity to learn from this market. So journey started from experimentally starting trading on the Algo platform, and after that I learned all sort of arbitrage trading, how to execute the trades manually as well as through Algo platforms, how to do custom development on the Algos, different types की strategy बनाई है, उनके order management system बनाए हैं. तो ये सब एक्सपेरिमेंटली सीखा है मैंने. स्टार्टिंग डेज में ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कस्टम एल्गो स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट करने की. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शुरू में तो बहुत अच्छा काम चल रहा था, बट जैसे जैसे एल्गो की अवेयरनेस बढ़ी थी, रिटर्न रिड्यूस होने लगे थे, तो हमने कस्टम स्ट्रेटजी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2010 वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डेवलपिंग माय ओन कस्टम एल्गो स्ट्रेटजीज and smart order management system on Algo platforms. So उसके बाद तो we have done lot of trading on vanilla arbitrage, option Greeks, technical or pattern based trading, discretionary, non-discretionary, rule based setup and all those things जो है, जो एक कॉमन थॉट में आता है, वो सारी चीजें ट्रेड करके अपने हाथ से मैंने इस टाइम में देखी हुई है. ग्रेट. जो आज मैं मानता हूं मेरी ये कोर कॉम्पिटेंसी है, दैट लाइज इन फाइन ट्यूनिंग एनी आइडिया और एनी लॉजिक. सो fortunately I used to develop custom strategies for retail clients. So this process I started in 2016, जब मैं लोगों से बात करता था और लोगों के लिए, जो लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे क्लाइंट्स हुआ करते थे वो, तो उन क्लाइंट्स के लिए मैं उनकी स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट करता था.
सो एक टाइम था वो लोग मेरे पास अपनी स्ट्रेटजीज, अपने लॉजिक लेके आते थे कि यार ये इस तरीके से करें तो इसको ऑटोमेट कर दो। सो उस प्रोसेस में मैं उनकी स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट करते करते उसमें फाइन ट्यूनिंग किया करता था। एंड देन इट बिकेम अ हैबिट, अ प्रैक्टिस, कि मेरे को किसी भी आइडिया को फाइन ट्यून करना जो है वो बड़ा इजी टास्क हो गया था मेरे लिए। वो आज भी मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। किसी भी रॉ आइडिया को दे दो मेरे को, हम उसे फाइन ट्यून करके एक प्रॉफिटेबल सेटअप में कन्वर्ट करना, दैट इज वन ऑफ माय कोर कॉम्पिटेंसी टुडे। So, and as of now, I'm working on multiple strategies in options world. So, and I religiously, and I again say I religiously follow option Greek. मुझे ऑप्शन बाय करना है तो भी मैं ऑप्शन ग्रीक देखूंगा, मुझे ऑप्शन बेचना है तो भी मैं ऑप्शन ग्रीक देखूंगा, मेरे को स्ट्रेडल करना है तो भी मैं ऑप्शन ग्रीक देखूंगा, मुझे कैलेंडर करना है, कॉन्डोर करना है तो भी मैं ऑप्शन ग्रीक देखूंगा। सो ऑप्शन ग्रीक्स आर द whole soul parameters for me to take any trade in options today. So brilliant, sir. Very nice. So agenda जो आज का है अपना, that is firstly we will spend some time in understanding the basics of the option Greeks. Option Greek होते क्या है, definition क्या है, और उसमें कुछ nitty-gritties होती हैं हर option Greek की, जो as a trader हर एक को समझना जरूरी है। बिल्कुल। Then we'll move to the breakup of the premium of OTM options. Okay. In the present scenario, with the help of people like you, Nitish ji, more and more people are coming into option writing. And when we talk about option writing, it is always ATM और OTM options, क्योंकि उसके अंदर थीटा है और थीटा सबको खाना है, क्योंकि थीटा खाना आसान होता है। लेकिन क्या होता है ना, उस थीटा के भी ना अलग अलग तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि वो कंपोनेंट आपको बताएंगे कि थीटा खाना कब सेफ है और कब रिस्की है। तो जिस समय सेफ है उस समय थीटा खाना आपके लिए एज होगा, और जिस समय रिस्की है उस समय अगर आपने ऑप्शन शॉर्ट कर दिया तो फिर ऑप्शन राइटिंग ऑलवेज इन्वॉल्व अनलिमिटेड रिस्क, देन यू गो टू स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ कांसेप्ट। बट अगर आपकी एंट्री ऑप्टिमल है तो पोजीशन मैनेजमेंट का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। वाओ, नाइस। देन we will try to understand the role of volatility in option trading strategies. So volatility मेजरली जो देखा जाता है वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के फॉर्म में देखा जाता है, लोग उसी को समझते हैं, उसी को पढ़ते हैं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को। मेरा उसको देखने का नजरिया थोड़ा अलग है, मैं वेगा पे फोकस करता हूँ, विच इज अ रुपी टर्म ऑफ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सो हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि आईवी और वेगा ये दोनों राम श्याम है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और किस चीज पे कब कहाँ कैसे फोकस करना चाहिए। एक लास्ट स्टडी जो मैं अपने लिए यूज करता हूँ वो इंडिया विक्स के ऊपर है, वो मुझे एक ऑप्शंस के ओवरऑल सेंटिमेंट्स के बारे में एक पिक्चर देता है मार्केट की, जिसको मैं स्टडी करता हूँ। मैं आपके साथ वो अपनी स्टडी, प्रैक्टिकल स्टडी शेयर करूंगा, मे बी अगर हेल्पफुल होगी किसी के लिए, सो दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी टू डिस्कस। बहुत सही सर, बिल्कुल सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑप्शन ग्रीक्स के साथ, कि ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, ऑप्शन का प्रीमियम भी एग्जैक्टली पंच तत्वों से बना हुआ है, डेल्टा, वेगा, गामा एंड रो। सबसे कम सिग्निफिकेंस रो की होती है, विच इज द इंटरेस्ट कॉस्ट फैक्टर इन द ऑप्शन प्रीमियम। वो उसकी सबसे कम सिग्निफिकेंस क्यों होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअली होता है और हमारे यहाँ तो ऑप्शन वीकली आ गए। तो उस एनुअल इंटरेस्ट को अगर आप वीकली में डिस्काउंट करोगे, सो दैट कम्स आउट टू बी अ वेरी स्मॉल फिगर, तो उसको सबसे इनसिग्निफिकेंट माना गया है, बट वो एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, जब आप लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस में काम करते हो, जैसे 2023 दिसंबर एक्सपायरी, 2025 दिसंबर एक्सपायरी के ऑप्शंस में जब आप काम करोगे, उस तरह की नेचर की स्ट्रेटजीज में रो का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप देखोगे कि जो करंट फ्यूचर चल रहा है और 2023 दिसंबर एक्सपायरी का पुट जो चल रहा है, उनके प्रीमियम में अच्छा खासा बदलाव होता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ रो इन ऑप्शन प्रीमियम, वो मैंने बताया। सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ यूज होता है और लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं डेल्टा के ऊपर। डेल्टा इज द डायरेक्शनल कंपोनेंट ऑफ एनी ऑप्शन। ठीक है, इन द मनी का 1 होता है, एट द मनी का 0.5 होता है, आउट द मनी में जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे कम होता चला जाता है। ठीक है,
0.5 का मतलब है मार्केट अगर 1 रुपए से बढ़ेगा तो उस ऑप्शन का प्रीमियम 50 पैसे बढ़ेगा। मार्केट 10 रुपए से बढ़ेगा, 50 पैसे डेल्टा का मतलब है ऑप्शन का प्रीमियम 5 रुपए ही बढ़ेगा। ठीक है, सो डेल्टा सिग्निफाइज की मार्केट मूवमेंट के रेस्पेक्ट में आपके ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा 1 होता है, 1 रुपए मार्केट बढ़ा, 1 रुपए ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ गया। कॉल ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का 1 रुपए कम हो जाएगा, वरना लोग कहेंगे यार पुट ऑप्शन का प्रीमियम तो कम हो गया, विभोर ने कहा था कि बढ़ेगा। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 1 रुपए बढ़ेगा, पुट का डेल्टा -1 होता है। Yes. तो इसलिए वो मार्केट से अगेंस्ट डायरेक्शन में चलेगा। थीटा इज nowadays the darling of all the option traders। कुछ भी करना है थीटा खाना है, एट द मनी बेचो, आउट द मनी बेचो, और स्ट्रेडल बेचो, स्ट्रेंगल बेचो, थीटा खाना है, विच इज द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम। सो ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की तारीख में परसेप्शन ये है कि किसी ऑप्शन ओटीएम ऑप्शन का प्रीमियम 20 रुपए है तो हम ये कहते हैं उसका थीटा 20 रुपए है। तो 20 रुपए का थीटा ऑप्शन बेच दिया, 20 रुपए का हमने थीटा खा लिया है, बट दैट्स नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा होता है, थीटा हर ऑप्शन के अंदर होता है और थीटा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट थ्योरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली इट इज अगेन अ रैंडम फिगर। कभी थीटा डिके 930 पे भी होता है और 325 पे भी होता है, बट इट इज अ कांस्टेंट डिके। लाइक जैसे आज एक दिन बीता तो मेरी लाइफ का एक दिन का थीटा कम हो गया। ठीक है, ऐसी ऑप्शन का होता है, एक दिन जाता है तो उसकी वैल्यू कम होती है। बहुत शानदार। वेल देन अगेन अनदर वन इज गामा। गामा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि गामा डायरेक्टली ऑप्शन के प्रीमियम को इम्पैक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। इट इज अ सेकंड ऑर्डर ग्रीक। गामा क्या करता है, गामा मार्केट डायरेक्शन की मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शन के डेल्टा को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल सर ऐसे बाउंसर क्या मेरे? हाँ मैं बताता हूँ आपको। एट द मनी का डेल्टा कितना होता है 0.5। निफ्टी 17,000 चल रहा है तो 17,000 की कॉल का डेल्टा कितना होगा 0.5, 50 पैसा। 17,000 की पुट का डेल्टा कितना होगा -50 पैसा। करेक्ट। निफ्टी 17,000 से बढ़ के 17,100 तक आया। अब 17,000 की कॉल का डेल्टा कितना होगा? किसका? कॉल का? कॉल का 0.5 से ज्यादा, थोड़ा सा 0.5 से 0.6 होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम 0.6 होगा। अब 100 पॉइंट निफ्टी मूव करने पे 17,000 की कॉल का डेल्टा 0.5 से 0.6 हो गया। ये जो 10 पैसे का मूवमेंट आया, ये कौन डिफाइन करता है? ये गामा डिफाइन करता है। ओह अच्छा। यानी निफ्टी 100 पॉइंट मूव करने पे कॉल का डेल्टा और पुट का डेल्टा कितने पॉइंट से मूव करेगा, वो गामा सिग्निफाई करता है। इसीलिए इसको सेकंड ऑर्डर ग्रीक कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता ऑप्शन के प्रीमियम को। ये थ्रू डेल्टा, विद द हेल्प ऑफ डेल्टा, ये ऑप्शन के प्रीमियम को इंपैक्ट करता है। यानी गामा डेल्टा को इंपैक्ट लाता है, और गामा डेल्टा को इंपैक्ट लाता है, और डेल्टा ऑप्शन के प्रीमियम को इंपैक्ट लाता है। नीतीश भाई एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं जो ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाऊं तो मुझे रोक देना बीच में। 100% भाई, 100%। क्योंकि मैं एज अ ट्रेडर जो है ना, कभी कभी जो हम लोग आपस में बात करते हैं ना, हम सीधे कॉल वो गामा वेगा थे में पूरी की पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस कर जाते हैं। नहीं, मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ कि सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स के बारे में विभोर सर को बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है, और इसीलिए ना हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि हम सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स को बस टच करेंगे। तो आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस अभी थ्योरी के लिए समझ लो, ये सब चीजें हटने वाली है। अभी प्लेन फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स पे बात होगी इसके बाद सर। चलिए लास्ट बात करते हैं वेगा। जितने भी प्रॉप ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए थीटा उनकी डार्लिंग है, जितने प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वेगा उनकी डार्लिंग है। वेगा इज द आईवी, बेसिकली इट इज द रुपी वैल्यू ऑफ आईवी। अगर आपकी वोलेटिलिटी 20 से 22 हो गई, ध्यान से सुनिएगा, वोलेटिलिटी किसी ऑप्शन की 20 से 22 हो गई, वोलेटिलिटी इज इन परसेंटेज टर्म। सो अभी वोलेटिलिटी मेरी 20% थी और मार्केट में मूवमेंट आया और वोलेटिलिटी मेरी 22% हो गई। तो वोलेटिलिटी 20% से 22% होने पे ऑप्शन के प्रीमियम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। वोलेटिलिटी बढ़ने पे ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉल और पुट। दोनों का प्रीमियम वोलेटिलिटी बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, अब 20% से जब वोलेटिलिटी 22% हुई तो मेरे कौन से ऑप्शन का प्रीमियम कितने रुपए से बढ़ेगा, ये वेगा बता। मैं फिर से आता हूँ, डेल्टा आपको क्या बताता है? डेल्टा वेगा बहुत सिमिलर है समझने में। डेल्टा इज द चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन। यानी
निफ्टी या बैंक निफ्टी जितना मूव करेगा उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज करेगा, ये डेल्टा बताता है। वेगा इज द चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन द वोलेटिलिटी। यानी वोलेटिलिटी अगर चेंज हो गई तो उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा। इसको मैं एक लेमन टर्म में समझाता हूँ जो समझने में बड़ा आसान होगा। लोग कहते हैं यार जब मार्केट गिरता है तो पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ जाता है और बढ़ता है तो कॉल का प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। हाँ जी, ठीक है। इसलिए जो हमारी वोलेटिलिटी की जो स्माइल होती है जो हम प्लॉट करते हैं वो थोड़ी सी पुट की साइड में टिल्टेड होती है। होता क्या है, जनरली एक्सेप्शनल केसेस को हटाते हैं, जनरली जब मार्केट में फॉल आता है, डाउनवर्ड मूव करता है, तो उस समय पैनिक होता है बाजार के अंदर। जब मार्केट में पैनिक होता है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है। और जैसा हमने अभी डिस्कस किया, वोलेटिलिटी जब बढ़ती है तो कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम बढ़ता है। ठीक है। अब आप एक सिनेरियो समझो, मार्केट गिरा, ठीक है। मार्केट गिरने पे पुट के दो सेंसिटिव पैरामीटर है, डेल्टा और वेगा। मार्केट गिरने पे पुट का प्रीमियम मार्केट की डायरेक्शन की वजह से बढ़ा और पुट का प्रीमियम क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ गई इसकी वजह से भी बढ़ गया। तो पुट का प्रीमियम बढ़ाने वाली दो फोर्सेस हो गई एक साथ, एक तो मार्केट जो गिर गया और एक वोलेटिलिटी जो बढ़ गई, दोनों वजह से पुट का प्रीमियम बढ़ा। तो दो फोर्सेस है पुट का प्रीमियम को बढ़ाने में जब मार्केट गिर रहा है। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं जब मार्केट बढ़ रहा है। जनरली जब मार्केट बढ़ता है तो वोलेटिलिटी कम होती है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होती है। जितना मार्केट ऊपर जाता है वोलेटिलिटी उतनी कम आती है। ओह अच्छा। 2020 में जब किसने देखा होगा 7,500-600 निफ्टी आया था, तो हमारी विक्स इंडिया विक्स 80 के आसपास चली गई थी। आज हमारी इंडिया विक्स जो है 18-19 के आसपास चल रही है। ठीक है। तो वो मार्केट का फॉल था, विक्स वोलेटिलिटी बढ़ रही थी। आज मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है, 18,000 के पास है, 17,100-200 ट्रेड कर रहा है, स्टेबिलिटी है, कोई ऐसा पैनिक नहीं है। तो 18-19 की विक्स ट्रेड कर रही है। अब क्या होता है, जब मार्केट यहाँ से बढ़ता है तो वोलेटिलिटी कम होती है। वोलेटिलिटी कम होने से पहली चीज ऑप्शन का प्रीमियम कम होता है, ठीक। लेकिन मार्केट बढ़ रहा है तो डेल्टा कॉल के प्रीमियम को बढ़ाएगा, करेक्ट। अब डेल्टा कॉल के प्रीमियम को बढ़ा रहा है और वोलेटिलिटी की वजह से वेगा कॉल के प्रीमियम को कम कर रहा है। तो जब मार्केट बढ़ता है तो कॉल का प्रीमियम उस पेस से नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि डेल्टा तो कोशिश करता है बेचारा अपनी पूरी ताकत से बढ़ाने की, लेकिन ये वोलेटिलिटी है जो एक रोड ब्लॉक बनकर खड़ी हो जाती है, उसे इतनी इजीली नहीं बढ़ने देती। जब तक वो कॉल का प्रीमियम एट द मनी के आसपास नहीं आ जाता है तब तक उसको उतना इजीली बढ़ने नहीं देती है। और पुट में इसका उल्टा होता है, जब मार्केट गिरता है तो डेल्टा तो उसको बढ़ा ही रहा है, वोलेटिलिटी उसको और डबल तेजी से बढ़ाने लगती है। अंडरस्टूड 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 अंडरस्टूड। अभी आपने एक लाइन यूज करी भाई जी। जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं उनका प्यार होता है थीटा। हाँ। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स जैसे आप हैं, आपका प्यार होता है वेगा। क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को, या तो मेरा इंटरेक्शन कम लोगों के साथ हुआ है, इतना ज्यादा है मैं जानता हूँ लोगों को जो करते हैं, बट वेगा बेस्ड ट्रेडिंग बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। तो और ना हमारे अभी तक सेशन में, अभी तक हमने जितने पॉडकास्ट सीरीज करी है उसमें किसी ने वेगा को ऐसा टच करा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आप छोड़ दो। कोशिश मेरी रहेगी इसको थोड़ा और इलेबोरेट करने की, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो फोकस्ड है वेगा और थीटा पे। जो भी लोग स्ट्रेडल स्ट्रेंगल करते हैं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं, उनके लिए वेगा और थीटा को समझना बहुत जरूरी है। ये हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कब किस समय हमें ऑप्शन राइट करना है और कब किस समय हमें ऑप्शन राइटिंग अवॉइड करनी है। ठीक है। क्योंकि डेल्टा इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, मतलब वो मार्केट में डेल्टा जो है उसका बिहेवियर सेम रहेगा, एट द मनी का 50 पैसे ही रहने वाला है। वेगा जो है इसका बिहेवियर रैंडम होता है। थीटा अगेन इट इज थ्योरेटिकली इट इज कांस्टेंट, बट वन थिंग विच इज रैंडम एंड विच विच गिव्स a lot of volatility for option premium, that is Vega only. So उसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि शायद ऑप्शन राइटिंग में कुछ उससे हेल्प हो पाएगी। बिल्कुल सर। आगे है आगे बढ़ने की? बिल्कुल। ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कॉल पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से ग्रीक का कॉल पे और पुट पे क्या असर होता है जब हम कॉल लॉन्ग करते हैं, पुट लॉन्ग करते हैं, कॉल शॉर्ट करते हैं तो पुट शॉर्ट करते हैं। तो उसमें ग्रीक्स का क्या इफेक्ट होता है? तो देखिए, जब आप कॉल बाय करते हो, कॉल बाय करने का मतलब है आप मार्केट में तेजी देख रहे हो, यू आर बुलिश इन द मार्केट। सो व्हेन यू आर बुलिश इन द मार्केट यू बाय कॉल, करेक्ट। व्हेन यू बाय कॉल योर डेल्टा इज पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा बिकॉज ऑफ डेल्टा। योर वेगा इज ऑल्सो पॉजिटिव। वेगा इज
एक बार दोबारा मैं बोलता हूँ, वेगा इज द रुपी वैल्यू ऑफ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो आपका वेगा पॉजिटिव हो जाता है, यानी आपका अगर आपने ऑप्शन बाय किया है, वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा, वोलेटिलिटी गिरेगी तो आपका प्रीमियम गिरेगा। तो वेगा आपका पॉजिटिव है कॉल लॉन्ग करने में। यानी अगर आपने कॉल लॉन्ग करी है और मार्केट बढ़ता है, तो उस समय अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, जो जनरली नहीं होता है, मार्केट बढ़ने पर वोलेटिलिटी नहीं बढ़ती है, बट एक्सेप्शनल सिनेरियोज में जैसे इवेंट्स जब होते हैं या मार्केट में मेजर ब्रेकआउट जब होता है, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सिनेरियो होते हैं, वहां पे जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। ऑप्शन राइटर्स के लिए दैट इज द मोस्ट पैनिक सिनेरियो। अच्छा, यस, जब मार्केट बढ़ रहा है और आपकी वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, ऐसा होता है, तो अगर आपकी वेगा पॉजिटिव है, वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो कॉल का प्रीमियम आपका डबल तेजी से बढ़ेगा। वेगा पॉजिटिव है और अगर आपकी वोलेटिलिटी कम हो रही है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपका कॉल का प्रीमियम कम स्पीड से बढ़ेगा। ओके। ऑप्शन बायर हो, थीटा आपके अगेंस्ट है ऑब्वियसली, ठीक है, यू विल लूज थीटा एंड यू आर गामा पॉजिटिव। यानी मार्केट में जितनी ज्यादा तांडव होगा, जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, गामा पॉजिटिव हो आपके, तो वो आपके फेवर में आएगा हमेशा। ठीक है, गामा पॉजिटिव होने का एक और एग्जाम्पल, ट्रेडिंग एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि जब स्टॉक में रिजल्ट्स आते हैं, उस समय बहुत से लोग एट द मनी का कॉल और पुट दोनों बाई कर लेते हैं। So they are basically gamma positive. They want the stocks to behave wildly. वो चाहते हैं स्टॉक के अंदर 10%, 15%, 20% का मूवमेंट आए जब उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ओके। तो गामा पॉजिटिव होने से क्या होता है कि जो एकदम से मार्केट में जब स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आता है, तो ऑप्शन का प्रीमियम, क्योंकि गामा डेल्टा को सपोर्ट करता है, मुझे फिर से बता देना, मैं कॉम्प्लिकेट ना कर रहा हूँ इस चीज को, गामा डेल्टा को सपोर्ट करता है। तो स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर आपने कॉल पुट दोनों प्लस कर रखे हैं और एक सिग्निफिकेंट मूव स्टॉक के अंदर आता है, तो आपको नेट में पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो जब हम ऑप्शन लॉन्ग करते हैं तो गामा हमारा लॉन्ग होता है। सेम पुट के साथ है, अगर पुट हम लॉन्ग करते हैं, डेल्टा हमारा नेगेटिव होता है, इसका मतलब पुट लॉन्ग करने पे हम ये चाहते हैं मार्केट नीचे गिरे। ऑप्शन बाय किया है, वेगा मेरा पॉजिटिव होगा, थीटा मेरा नेगेटिव ही होगा जैसे मैंने बताया, और गामा मेरा पॉजिटिव रहेगा। ऑप्शन राइटिंग, शॉर्ट कॉल का मतलब है मार्केट में मंदी में हूँ, अगर सिर्फ मैं शॉर्ट कॉल कर रहा हूँ तो डेल्टा मेरा नेगेटिव है, वेगा भी मेरा नेगेटिव है। यानी अगर मैंने ऑप्शन राइट किया है, तो लोग कहते हैं जैसे कि या तो मार्केट फेवर में आए या मार्केट वहां भी खड़ा रहे, कुछ ना मूव करे, तब भी मेरे पैसे बनेंगे, जस्ट बिकॉज वेगा नेगेटिव है, थीटा मेरा पॉजिटिव है, तो मेरे को टाइम वैल्यू मिलती रहेगी। गामा मेरा नेगेटिव हो जाता है ऑप्शन राइट करने में। यानी मार्केट में अगर एकदम से कोई मूवमेंट आ गया, तो गामा मेरे डेल्टा को अगेंस्ट कर देगा, और जितना बड़ा मूवमेंट आएगा उतना ज्यादा डेल्टा मेरे अगेंस्ट होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप 17,500 की कॉल शॉर्ट कर दो आज। सर गामा का एग्जांपल मुझे उससे लेके बता सकते हो, जो गामा पहलवान का एक ट्वीट चलता रहता है बहुत ज्यादा थर्सडेज को कि गामा मूव आने वाला है, कैप्चर कर लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, लेट अस सपोज मार्केट चल रहा है 17,000, आपने 17,200 की कॉल शॉर्ट कर दी। ठीक है, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ 17,200 की कॉल का डेल्टा होगा 30 पैसे का। हाँ, ठीक है, यानी अगर मार्केट ₹1 ऊपर गया तो आपका कितना लॉस लगेगा? 30 पैसा। 30 पैसा। 30 पैसे का लगेगा। ₹2 ऊपर गया, 60 पैसे का लॉस लगेगा। करेक्ट। अब मार्केट आ गया 17,200, आपका डेल्टा कितना हो गया? 50 पैसा। क्यों हुआ 50 पैसा? आपका गामा नेगेटिव है। ये गामा जैसे जैसे मार्केट जितना आपके अगेंस्ट जाएगा, उतने प्रोपोर्शन में डेल्टा को आपके अगेंस्ट लेकर चला जाएगा। आपने जब पोजीशन डाली थी तो आप मार्केट में डेल्टा के हिसाब से 30 पैसे का नुकसान कर रहे थे, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा था वो। अच्छा 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 अच्छा, तभी बोलते हैं सर कि जब स्ट्रेटेजी बनाते हो तो 30 पैसा दिखता है, बट वो 30 पैसे के हिसाब से चलता थोड़ा ना है। नहीं चलता, वो तो गामा खींचता है उसको। वो गामा उसको आपके अगेंस्ट, अगर गामा नेगेटिव है तो आपके अगेंस्ट ले जाएगा, और गामा आपके फेवर में है, पॉजिटिव गामा है, तो मार्केट मूवमेंट के साथ वो पोजीशन को, डेल्टा को आपके फेवर में लेके आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं समझ रहा हूँ, समझ गया। ठीक है, तो अब ये क्या है ना, ये बड़ा अजीब रिलेशन है वेगा थीटा और गामा का। डेल्टा को अपन साइड कर देते हैं अभी। वेगा थीटा गामा का बड़ा अजीब रिलेशन है, क्योंकि जितना भी आप लिटरेचर ऑप्शंस के बारे में पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़ोगे, सब ये बोलता है कि मोर देन 80% प्रोबेबिलिटी ऑप्शन में पैसा कमाने की तब होती है जब आप ऑप्शन राइट करते हो। एंड ऑप्शन राइट करने का मतलब वेगा नेगेटिव और थीटा पॉजिटिव। ठीक है,
लेकिन ऑप्शन राइटिंग में अनलिमिटेड रिस्क बोला जाता है। वो अनलिमिटेड रिस्क होता है बिकॉज आपका गामा नेगेटिव है। तो जब आप पोजीशन बनाते हो तो एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। गामा इज योर रिस्क बेसिकली, लेमन टर्म में समझाऊं तो, एंड वेगा थीटा जो है वो आपका रिवॉर्ड है। आप गामा को कंट्रोल करके रखो और वेगा थीटा पे प्ले करो, यू विल मेक मनी। लेकिन कभी भी आपका गामा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, यानी आपका रिस्क ही आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, फिर वेगा थीटा आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन राइटिंग उसी समय तक फेवरेबल है जब तक आपका गामा अंडर कंट्रोल है। ओके 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 ओके। सो any trader while shorting option or creating any sort of combination of option writing should always check the gamma value with respect to vega and theta, करेक्ट। तो इनका एक आपस में बड़ा अच्छा रिलेशन है वेगा थीटा गामा का, जो हमेशा अपने को देखना पड़ता है। एक हमारा डिस्कशन चल रहा था तो मैंने बताया था हम जब ऑप्शन का पोर्टफोलियो बनाते हैं, मल्टी लेग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो वहां पे हम सारे ग्रीक्स देखते हैं। नॉर्मली एज अ प्रॉप ट्रेडर हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा हम अपना न्यूट्रल रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्ले हम करते हैं वेगा थीटा पे, बट वेगा थीटा के रिवार्ड को हम हमेशा गामा के रिस्क से एडजस्ट करके चलते हैं कि मेरे को उतना ही रिवॉर्ड चाहिए जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ। गामा रिस्क को कभी हम आउट ऑफ पॉकेट नहीं जाने देते। सो अगर आप लॉन्ग टर्म में ऑप्शन के अंदर कंसिस्टेंट मनी बनाना चाहते हो तो आप हमेशा ये देखो कि आपका रिस्क जो गामा के साथ खड़ा हो रहा है वो अंडर कंट्रोल है विद रिस्पेक्ट टू योर वेगा एंड थीटा। बहुत सही सर। मैं यहाँ पे एक अपनी ऑडियंस को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ जो कि मुझे पहले दे देना चाहिए था। जब भी विभोर सर बात करते हैं ना तो उनकी बेसिक लैंग्वेज में ना सेकंड ऑर्डर इफेक्ट होता है हमेशा। सेकंड ऑर्डर मतलब कि वो डायरेक्ट बात नहीं करते। मैं आपको, बल्कि मुझे नहीं पता वो इस सेशन में टच करेंगे नहीं करेंगे, बट हमारी एक लॉन्ग डिस्कशन इसके बारे में भी हुई थी कि लोग बोलते हैं कि यार ओआई जहाँ पे खड़ा है कॉल और पुट में, वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, बट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग ये है कि कौन सी स्ट्राइक पे ओआई खड़ा होना चाहिए और क्यों खड़ा होना चाहिए, वो सोचते हैं। वैसे ही उन्होंने ये वाला भी टॉपिक टच करा कि यार हमारे लिए रिस्क और रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है, बट उस रिस्क क्या है, दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। गामा रिस्क है, रिवॉर्ड क्या आपका वेगा और थीटा। तो हम बोलते हैं ना रिस्क कंट्रोल करके रखो, वही विभोर सर बोल रहे हैं गामा को कंट्रोल रखो, वेगा थीटा में खेलो। वो हमेशा सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में बात करेंगे। तो बी वेरी अटेंटिव एंड सुनते रहो बस, आई वुड से। प्लीज सर कैरी ऑन। ओके, मूव ऑन करते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स की कैलकुलेशंस। सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी यूजर्स हमारे ऑप्शन ग्रीक्स को देख रहे हैं वो सबसे पहले ऑप्शन ग्रीक्स की कैलकुलेशन को खुद से समझें। रैंडमली कहीं पे ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू पब्लिश हो रही है, ब्लाइंडली उसको फोकस उस पर बिलीव ना करो। ऑप्शन ग्रीक्स की कैलकुलेशन इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है। एक्सेल जैसे टूल पे इजीली कैलकुलेट की जा सकती है, ट्रेडिंग टर्मिनल पे इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। तो ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू को पढ़ने से पहले वो वैल्यूज कैलकुलेट कैसे हुई हैं, वो आई कैसे है वैल्यू, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उन वैल्यूज के क्या कैसे कैलकुलेट किया उसको समझ पाओगे, तब उन वैल्यूज की सिग्निफिकेंस क्या है ये आप समझ पाओगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, थीटा 40 रुपए का सिग्निफिकेंट है या थीटा 60 रुपए का सिग्निफिकेंट है या थीटा 100 रुपए का सिग्निफिकेंट है। अभी हम उस पॉइंट को टच करेंगे कि 60 रुपए ऑप्शन का प्रीमियम होता है और थीटा जो है 100 रुपए दिखा रहा होता है। बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं। यानी आज मेरी जो उम्र है, अगर मैं अपनी उम्र को किसी तरीके से डिफाइन कर सकता तो मेरी उम्र मान लो 20 साल की बची हुई है, लेकिन जो मेरा थीटा है जो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ वो कहता नहीं यार तेरा तो 40 साल की थीटा है। यानी अगर कोई ऑप्शन 40 रुपए का बचा है, उसका प्रीमियम आउट द मनी ऑप्शन का प्रीमियम 40 रुपए है, तो उसकी थीटा वैल्यू 40 से ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन मैंने जितने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को मैंने रिव्यू किया है और वहां मैं देखता हूँ कि 50 रुपए का ऑप्शन का प्रीमियम है, 70 रुपए उसकी थीटा की वैल्यू आ रही है, विच कैन नॉट बी ट्रू।
बट ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑप्शन ग्रीक की कैलकुलेशन को आप समझो, तब उन ग्रीक्स की वैल्यू की रेलिवेंस आपको समझ में आएगी। करेक्ट। मेरी ऑडियंस को समझ में आ गया होगा कि वो एक ट्वीट जो मैंने कुछ हफ्ते पहले डाला था उसका सोर्स क्या था। मैंने एक ट्वीट डाला था कि यार ग्रीक्स सब प्लेटफॉर्म में अलग दिख रहे हैं, तो लोग एक्चुअली ग्रीक्स यूज भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। ओके, नॉनदलेस प्लीज। देन वी विल अंडरस्टैंड द ब्रेकअप ऑफ द ओटीएम ऑप्शन प्रीमियम। ओटीएम ऑप्शन के प्रीमियम को थीटा बोल देते हैं ज्यादातर लोग बाजार के अंदर। हाँ जी। क्या मैंने थीटा का लिया, बट ओटीएम ऑप्शन का प्रीमियम थीटा नहीं है, उसके अंदर वोलेटिलिटी कंपोनेंट है विच इज मोर सिग्निफिकेंट देन थीटा, क्योंकि थीटा तो एक कांस्टेंट फिगर है। या मंडे को बैठे हैं, थर्सडे को एक्सपायरी है, तो मंडे टू थर्सडे ऑप्शन के अंदर कितनी टाइम वैल्यू बची है थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना बहुत आसान है, और वो कांस्टेंट फिगर है। लेकिन क्या ऐसा होता है एक्चुअल मार्केट में? अगर आप 50 रुपए का ऑप्शन है, आज उसे बेच दो, आपको 50 रुपए मिल जाएंगे क्या? कितनी बार ऐसा होता है वो ऑप्शन 150 रुपए चला जाता है, 200 रुपए चला जाता है? कौन सा ऐसा फैक्टर या कंपोनेंट है जो उसको 50 से 150 रुपए 200 रुपए ले जाता है, और फिर हम कहते हैं यार आउट द मनी बेचा था और लॉस लग गया? दैट इज द वोलेटिलिटी कंपोनेंट ऑफ द आउट द मनी ऑप्शन, जिसको समझना जरूरी है कि 50 रुपए के ऑप्शन में थीटा की कितने रुपए की वैल्यू है, वेगा की कितने रुपए की वैल्यू है। अगर थीटा वैल्यू वेगा वैल्यू से ज्यादा है तो बेच दो, बनता है, टाइम वैल्यू उसकी ज्यादा है। बट थीटा वैल्यू कम है और वेगा वैल्यू ज्यादा है, यानी वोलेटिलिटी बढ़ गई तो वो तो मार देगा आपको ऑप्शन। ओके। तो ये ओटीएम ऑप्शन के को हम अभी ब्रेकअप करेंगे तो समझेंगे कि इसमें क्या चीजें होती है। देन हाउ टू अप्लाई द वोलेटिलिटी इन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। कोई भी स्ट्रेटजी बनाएंगे उसमें वोलेटिलिटी को जरूर एडजस्ट करना है। एक इंडिया विक्स के ऊपर मैं टेक्निकल इंडिकेटर लगाऊंगा, वो समझेंगे, और अलग अलग वोलेटिलिटी रिजाइम में कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपने को बनानी चाहिए। वोलेटिलिटी रिजाइम का मतलब वोलेटिलिटी इज डाउनवर्ड ट्रेंडिंग बिलो 20, वोलेटिलिटी इज एट इंटरमीडिएट लेवल 20-25 लेवल और अप टू 30 लेवल, या वोलेटिलिटी 30 के ऊपर चली गई जो हाईली वोलेटाइल मार्केट कहलाता है। हर तरह के मार्केट सिनेरियो में ऑप्शंस के साथ आप गेम प्ले कर सकते हो। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, आप गाड़ी 20 की स्पीड पे भी चला सकते हो, 100 की स्पीड पे भी चला सकते हो। सड़क को समझना जरूरी है, कौन सी सड़क आपको 20 की स्पीड अलाउ करती है, कौन सी स्पीड आपको 100 की स्पीड अलाउ करती है। दैट इज वोलेटिलिटी which will let you know the nature of the road, and then you will decide at what speed you need to drive your car. Correct. आप लोगों के लिए वॉलेटिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा, इसलिए सब लोगों के लिए होना चाहिए इंपॉर्टेंट। यस। सो वोलेटिलिटी का अगेन गामा से भी रिलेशन होता है। सो चेंज इन वोलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन गामा, एंड देन चेंज इन गामा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्केट। सो दो थोड़ा सर सा ये अगले सेशन में करें। ओके। ऑप्शन प्रीमियम के अंदर दो चीजें होती है मोटा मोटी, बेसिक लेवल पे लेमन टर्म में बात करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? 16,000 रुपए की कॉल है, 17,000 मार्केट चल रहा है, 1,000 रुपए की उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इन द मनी वैल्यू जिसको कहते हैं। ठीक है, 17,000 की कॉल है, 17,500 की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो कॉल की, आउट द मनी है। आउट द मनी कॉल ऑप्शन की और पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, इन द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। उसको आप अंडरलाइन से सब्सट्रैक्ट कर दो, जो डिफरेंस है इंट्रिंसिक वैल्यू है। हम इंट्रिंसिक वैल्यू पे नहीं जाते क्योंकि वहां कोई बड़ा गेम है नहीं, दुनिया लगी पड़ी है एक्सट्रिंसिक वैल्यू में, तो उसी को डिस्कस करते हैं। एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब ओटीएम ऑप्शंस, एटीएम और ओटीएम ऑप्शंस, जिसके अंदर टाइम वैल्यू है सबसे ज्यादा। जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, जैसे मैंने पहले बताया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम वैल्यू प्लस वोलेटिलिटी वैल्यू। दो कंपोनेंट है इसके, संधि विच्छेद कर रहा हूं मैं आउट द मनी के। टाइम वैल्यू को ब्रेक कर दिया मैंने अब दो चीजों में। एक तो टाइम वैल्यू है ही है, विच इज कांस्टेंट एंड इट इज कांस्टेंटली डिकेइंग। दूसरी वोलेटिलिटी वैल्यू है। ठीक है, टाइम वैल्यू कांस्टेंटली डिके हो रही है, वोलेटिलिटी वैल्यू जो है दिस इज द आईवी और द वेगा वैल्यू। ठीक है, मेजरली मार्केट में आईवी के टर्म में रेफर किया जाता है, हम लोग इसको वेगा के टर्म में रेफर करते हैं क्योंकि हम रुपी टर्म में देखना चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो मैंने 10 रुपए का ऑप्शन लिया और 15 रुपए में बेचा तो मेरे को 5 रुपए आए। ठीक है, तो मुझे उस 5 रुपए से मतलब है। वो वोलेटिलिटी जो है 12% की 14% हो गई, 20% की 24% हो गई, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे को पैसा कहाँ से आया? 10 रुपए में बाई करके 15 रुपए में बेचने में जो 5 रुपए आए वो मेरे को आया। अब वो 10 से 15 कैसे हुआ, वो गेम आईवी का है। ठीक है, वो आईवी बढ़ती है वेगा की वजह से, उतना वैल्यू उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम वोलेटिलिटी को देखेंगे वेगा टर्म में, बिकॉज वो रुपी टर्म में आप लोगों को समझ में आती है, रुपी टर्म में इतना बढ़ेगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कोई 1.5 रुपए का ऑप्शन है, ठीक है, 1.5 रुपीज का, एंड उसकी वोलेटिलिटी है 20 करेक्ट।
उसका वेगा है 0.43। वेगा अगेन डिफाइन करता हूं, द वोलेटिलिटी वैल्यू इन रुपी टर्म्स, ठीक है। अब इस ऑप्शन अंडरलाइन वहीं का वहीं है, अंडरलाइन सेम है, अंडरलाइन को चेंज नहीं करते, यानी अंडरलाइन में कोई मूवमेंट नहीं आया। इसकी वोलेटिलिटी 20 से बढ़कर 21 हो गई, आईवी फ्रॉम 20% द आईवी इंक्रीज टू 21%, and underline is same, no change in the underline. What will happen? The premium of the option will increase from 1.5 to 1.93. It means the increase by 0.43. अब ये 43 रुपी टर्म में था, तो यानी 1% मेरी वोलेटिलिटी बढ़ी बाजार के अंदर, तो ऑप्शन के प्रीमियम में कितने रुपए का फर्क आया? 43 पैसे का फर्क आया, क्योंकि उसका वेगा 43 है। अच्छा, ओके, वो 1% इंक्रीज पे कितने रुपए का फर्क आया, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड वेगा हर स्ट्राइक का अलग अलग होता है, वेगा कांस्टेंट नहीं होता। एट द मनी, जैसे डेल्टा आपका एट द मनी का 50 पैसे का होता है, और आउट द मनी जाओगे तो इट वुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अच्छा अच्छा, सेम इज द केस विद वेगा, वेगा एट द मनी का हाईएस्ट होता है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है वेगा और डेल्टा में। वेगा एट द मनी का हाईएस्ट होता है, आउट द मनी जाओगे कम होता जाएगा, इन द मनी जाओगे तो भी कम होता चला जाएगा, तो भी कम होता जाएगा, राइट? मतलब वो तो Yes. अवे फ्रॉम एटीएम पे डिपेंड करता है, तो अवे फ्रॉम एटीएम जाओगे तो कम होता रहेगा। अवे फ्रॉम एटीएम बोथ साइड, हाँ, बोथ साइड पे, हाँ जी। डेल्टा के केस में अवे फ्रॉम एटीएम जाओगे तो ओटीएम की साइड में तो कम होता चला जाएगा, आईटीएम की साइड में बढ़ता चला जाता है, मैक्सिमम 1 रुपीज तक जाता है डेल्टा। वोलेटिलिटी के केस में एट द मनी पे वोलेटिलिटी और वेगा सबसे हाईएस्ट होता है। क्यों हाईएस्ट होता है? सिंपल मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आउट द मनी ऑप्शन की इन द मनी जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या एट द मनी ऑप्शन की इन द मनी जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? एट द मनी की। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटीएम ऑप्शन गोइंग इनटू इन द मनी, ठीक है। अल्टीमेटली है क्या, सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम जो भी एटीएम ओटीएम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, हम ये देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ऑप्शन गोइंग टू जीरो और पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ऑप्शन गोइंग इन द मनी, एंड इन द मनी जाने का मतलब वो एक तरीके से अंडरलाइन बन जाएगा, काइंड ऑफ, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी का गेम है। एट द मनी ऑप्शन की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इन द मनी जाने की, क्योंकि वो इन द मनी के क्लोजेस्ट है, इसीलिए उसकी वोलेटिलिटी सबसे, जो वेगा फैक्टर होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो वोलेटिलिटी में हल्का सा भी चेंज आने से जो एट द मनी ऑप्शन है उसके प्रीमियम में सबसे ज्यादा चेंज आता है, बिकॉज उसका वेगा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। अब जो लोग स्ट्रेडल शॉर्ट करते हैं, इसको स्ट्रेटेजी से लिंक करते हैं। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब स्ट्रेडल लोग क्यों शॉर्ट करते हैं? मैंने बोला एट द मनी पे वेगा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। सेंसिटिव होने का मतलब ये अपसाइड में भी तेजी से जाएगा और डाउन साइड में भी तेजी से जाएगा। सेंसिटिविटी इज ऑन बोथ द साइड, ऑन अ अपसाइड और ऑन अ डाउन साइड एज वेल। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, वोलेटिलिटी आपकी 20 से 21% हो गई, और ये जब 21% से 20% होगी तब क्या होगा? जब वोलेटिलिटी नीचे आएगी, वोलेटिलिटी परसेंटेज टर्म में डिके करेगी, कौन से ऑप्शन का प्रीमियम सबसे तेजी से नीचे आएगा? बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी एटीएम का नीचे आएगा। दैट इज व्हाई वी ट्रेड इन स्ट्रेडल्स। स्ट्रेडल में हम एटीएम को राइट करते हैं, क्योंकि एटीएम की जो ऑप्शन का प्रीमियम है दैट इज हाईली सेंसिटिव टू द चेंज इन वोलेटिलिटी। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है, सबसे पहले उसका स्टॉप लॉस हो जाता है, 1 लेग छोड़ देते हैं, 1 लेग काट देते हैं ठीक है। और जब मार्केट स्टेबल होता है, मार्केट साइडवेज होता है, वोलेटिलिटी साइडवेज होती है, ठीक है, तो उस समय उसका ही प्रीमियम सबसे ज्यादा तेजी से कम हो रहा होता है। करेक्ट। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज हाई ऑन एट द मनी ऑप्शन, जो हम स्ट्रेडल के थ्रू करते हैं। और अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ड्रॉ डाउन कम करना है तो स्ट्रेडल की जगह स्ट्रेंगल कर लेते हैं, आउट द मनी में मूव कर जाते हैं। व्हाट वी आर डूइंग, हम वोलेटिलिटी को हेज कर रहे हैं। थोड़ा दूर जाके हमने अपने वेगा कंपोनेंट को दूर कर दिया कि यार आज बाजार में वोलेटिलिटी ज्यादा है, दूर दूर के ऑप्शन बेच के, और वहां पे हमारा ड्रॉ डाउन कम हो जाएगा। सो दिस इज, ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है हाउ वी जज कि अपने को स्ट्रेटेजी कौन सी चूज करनी है। कम रिस्क चाहिए तो कम सेंसिटिव ऑप्शंस में चले गए जो आउट द मनी है। हाई रिस्क चाहिए, हाई रिवॉर्ड चाहिए, तो उस ऑप्शन में आ गए एट द मनी ऑप्शन में, जो वेगा के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव चीजें दोनों चीजें, बढ़ेगा भी तेजी से, गिरेगा भी तेजी से। करेक्ट। एंड ऑप्शन राइटिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज मोर, इसीलिए लोग एट द मनी जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है उसको भेज देते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा
थीटा वेगा कहीं नहीं मिलेगा। वो हाई प्रोबेबिलिटी गेम है सर, है ना, उसमें करेक्ट, ब्लाइंडली हाई भी प्रोबेबिलिटी, खेलोगे, ब्लाइंडली भी खेलोगे तब भी जीतने के चांसेस हैं। एब्सोल्युटली। सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ वेगा विद रिस्पेक्ट टू वोलेटिलिटी। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ जो एकदम लेमैन को 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। सर आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, कौन सा गियर डालते हो पहले? फर्स्ट गियर। फिर कौन सा डालते हो? सेकंड। फिर थर्ड। फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ फाइनली। करेक्ट। फिफ्थ पे जाके आपकी स्पीड की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जी। फर्स्ट पे कम रहती है। हाँ जी। ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड वेगा। जहां वेगा सबसे ज्यादा है वहां even a small percentage change in IV will make significant impact in the option premium. मैं फिर से इस लाइन को रिपीट करता हूं, जहां वेगा ज्यादा है, जहां वेगा हाई है, यानी आपकी गाड़ी फिफ्थ गियर में चल रही है, even if you press the accelerator slightly it will make significant impact on the speed of your car. अगर आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो और आप एक्सीलेटर को पूरा भी दबा दो, वो 20 के ऊपर जाने को तैयार नहीं होती। इसका मतलब आप जहां आपका वेगा कम है और आप वोलेटिलिटी बढ़ा भी रहे हो, ऑप्शन के प्रीमियम में फर्क नहीं पड़ेगा। आप 18, आप वोलेटिलिटी आज 18 चल रही है, 18 को आप 22 ले जाओ और 18,000 की कॉल का प्रीमियम देख लो कितना चेंज होगा, और वही आप 17,200 की कॉल का प्रीमियम देख लो कितना चेंज होगा। फर्स्ट गियर पे एक्सीलेटर दबा रहे हो, वेरी मिनिमल इंपैक्ट ऑन स्पीड। फिफ्थ गियर पे आप एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हो, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द स्पीड ऑफ योर कार। सो दैट सेंसिटिविटी इज वेगा एंड योर एक्सीलेटर, जो गियर है आपकी गाड़ी का वो वेगा हो गया, और जो एक्सीलेटर है वो आईवी हो गई। ठीक है ना, पहले गियर में कम सेंसिटिव है, फिफ्थ गियर में हाईली सेंसिटिव है। एक्सीलेटर तो आपका सेम ही प्रेस होता है ना सर, एक्सीलेटर आप उतना ही प्रेस करते हो, लेकिन फर्स्ट गियर में उसका सिग्निफिकेंस और फिफ्थ गियर में उसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल ही अलग होता है। बिल्कुल। तो वोलेटिलिटी का चेंज सेम है, लेकिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में कितना इंपैक्ट आएगा वोलेटिलिटी में, वो वेगा बताएगा। ठीक। दैट इज व्हाई वेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक सर। अब आप ये देखो, जो हमारी आईवी है वो एट द मनी पे लोएस्ट होती है। ये मैंने स्क्यू बनाया हुआ है आईवी का, जो ब्लू कलर से है वो आईवी का स्क्यू है, जो ये कहता है नॉर्मली एट द मनी पे जो आईवी है वो कम होती है, जैसे जैसे आउट द मनी पे जाते हैं आईवी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, ईदर ऑन पुट साइड और ऑन कॉल साइड। एंड इसके कॉन्ट्ररी जो वेगा वैल्यू है वो एट द मनी पे हाईएस्ट होती है, और जैसे जैसे आप आउट द मनी पुट साइड और कॉल साइड में जाते चले जाओगे, वेगा की वैल्यू विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ये बताता है कि एट द मनी का जो ऑप्शन है वो वोलेटिलिटी के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। करेक्ट। आउट द मनी का ऑप्शन वोलेटिलिटी के अगेंस्ट कम सेंसिटिव होता है। इफ यू आर एग्रेसिव ट्रेडर, इफ यू अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व इन डेरिवेटिव, गो फॉर एट द मनी ऑप्शंस एंड मैनेज योर रिस्क प्रॉपर्ली। If you are new trader in the market and you are trying option writing, I always suggest to go with out the money options, क्योंकि वहां पे रिस्क कम है आपका। ठीक है, तो आप भी किसी को गाड़ी सिखाते हो तो शुरू के 1 महीने पहले गियर, दूसरे गियर, तीसरे गियर पे उसको कहते हो तीसरे गियर से ऊपर मत लेके जाना गाड़ी को। बिल्कुल सही बात। फिफ्थ गियर पे तब बोलते हैं जब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, गाड़ी के सारे फंक्शंस को ऑपरेट करना आ जाता है। सो दैट इज व्हाट वी टीच आवर टीम कि एट द मनी ऑप्शंस में तब प्ले करो जब आप ऑप्शंस को अच्छी तरीके से समझ गए हो, ब्रिक्स को अच्छी तरीके से समझ गए हो, क्योंकि एट द मनी के ऑप्शंस सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बिकॉज ऑफ वेगा, एंड देन गामा इज आल्सो हाईली हाईएस्ट ऑन एट द मनी ऑप्शंस। तो आपका कोई भी वोलेटिलिटी या अंडरलाइन के मूवमेंट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट एट द मनी ऑप्शंस में आता है। ठीक, ओके, नाउ दिस इज समथिंग व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट, हाउ आई स्टडी द मार्केट सेंटिमेंट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, विभूर सर का ट्विटर हैंडल तो देखो हम नीचे डालने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में, और ये क्या करते हैं, इनका ट्विटर हैंडल वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ट्विटर हैंडल है, और ये आई थिंक एवरी डे अपना मार्केट डायरेक्शन बताते हैं। मार्केट से पहले मार्केट का डेटा स्टडी करके ये पहली 2 कॉलम्स डालते हैं, आगे के नहीं, पहले 2 कॉलम्स की निफ्टी का पुट बुलिश है या बेरिश है, बैंक निफ्टी का पुट बुलिश है या बेरिश है। सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस, क्योंकि मैं बोलने वाला था यार ट्विटर में जो डालते हो वो हमें भी समझाओ ना, कैसे क्या सोच के डालते हो। करेक्ट। मार्केट तो जा रहे हैं सर।
So now I am coming to that critical point. एक अनसॉल्व क्वेश्चन है कि पहले अंडा आया या मुर्गी. ऑप्शंस डेटा एनालाइज करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर है. ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो वो बायर है या वो सेलर है, इसका आंसर है. एंड इसका आंसर है ऑप्शंस के ग्रीक्स के अंदर. अगर आप ऑप्शंस के ग्रीक्स को डीपली समझने की कोशिश करोगे तो वो अपने आप आपको बोलेंगे कि ये जो ओआई क्रिएट हुआ है ये बायर ने क्रिएट किया है या सेलर ने. ऑब्वियसली हर ओआई के पीछे एक बायर होता है या एक सेलर होता है, ठीक है. बट स्ट्रॉन्ग हैंड किसका है? स्ट्रॉन्ग हैंड उसका माना जाता है जिसके फेवर में मार्केट जाता है. एक कॉमन परसेप्शन इससे पहले बताता हूँ. मार्केट में जो बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं कि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ और मार्केट अपने वीवैप के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो लोग ये मान के चलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने पुट राइटिंग करी है. कॉल साइड में ओआई ऐड हुआ और मार्केट अपने वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है. सो इट इज अ कॉमन बिलीव इन द मार्केट कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है मार्केट ने, उन्होंने कॉल की राइटिंग करी है. बट इसमें एक्सेप्शंस होते हैं. मार्केट पलटता भी है, मार्केट वी भी बनाता है, डब्ल्यू भी बनाता है. जहां पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है उस लेवल को क्रॉस भी करता है. एंड वही ऑप्शन राइटर का सबसे पेनफुल पॉइंट होता है कि यार मैंने तो देखा था इस स्ट्राइक प्राइस पे ओआई ऐड हो रहा था, 5% 10% ओआई ऐड हो गया ओवरऑल, एंड यहाँ तो ऑप्शन राइटिंग हो रही थी और फिर भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर गया और उसके बाद ओआई कम होने लग गया. एंड दूसरा चैलेंज जो ट्रेडर्स को आता है, ओआई का डेटा अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट के टाइम इंटरवल पे अपडेट होता है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड 3 मिनट आज के समय में जो मार्केट की वोलेटिलिटी है, 3 मिनट इज अ सिग्निफिकेंट पीरियड. 3 मिनट में मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है. लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम हर टिक पे अपडेट होता है. एंड बिकॉज ऑप्शन का प्रीमियम हर टिक पे अपडेट होता है, उसके साथ उसके ग्रीक्स की वैल्यू भी हर टिक पे अपडेट होती है. और ग्रीक्स की वैल्यू जो अपडेट होती है तो हर टिक पे वो बताती रहती है कि पिछले टिक का मार्केट सेंटीमेंट क्या था. तो अगर आपको हर टिक पे मार्केट सेंटीमेंट को रीड करना है तो आप ऑप्शन के ग्रीक को अगर समझोगे, वहां से आपको ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पता चल जाता है. अब ये होता क्या है इसको मैं समझाता हूँ. आपने सही कहा कि मैं ट्विटर पे फर्स्ट 2 कॉलम डालता हूँ, यानी सेंटीमेंट वाले कॉलम तक डालता हूँ, उसके आगे का नहीं डालता हूँ मैं. अपने व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसमें आगे के 3 कॉलम ऐड किए हैं, जिसमें से एक थीटा वाला कॉलम जो है उसमें कोई कलर नहीं है. और उस थीटा वाले कॉलम में कोई कलर इसलिए नहीं है क्योंकि थीटा को मैं कांस्टेंट फिगर मानता हूं. इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट इज गोइंग अप और डाउन, द थीटा हैज टू डिके. Yes. It has to decay by the constant amount for that particular strike price options. So market movement जज करना थीटा के साथ is not relevant for me at least. What is relevant for me is the change in Vega and change in delta. Correct? And थोड़ा सा मैं एक लाइन कॉम्प्लिकेटेड यूज करता हूँ यहाँ पे. नितीश भाई, मैंने पहले डिस्कस किया था डेल्टा चेंज होता है जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है, मार्केट मूव करता है, उस हिसाब से डेल्टा चेंज होता है. एंड वो डेल्टा चेंज होता है गामा की वजह से. गामा इज द फोर्स बिहाइंड चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द मार्केट मूवमेंट. थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, डेल्टा ऑल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन वोलेटिलिटी. Delta also changes because of change in volatility. Because what is delta? Delta is the probability of the option, whether it has the probability of going in the money or out the money. Right. At the money option की का delta 0.5 क्यों है? Because 50% probability है. 50% chances है in the money हो जाएगा, 50% chances है out the money हो जाएगा. Out the money जाते हैं, delta कम होता चला जाता है क्योंकि probability of that option going in the money decreases as we move towards out the money options. ठीक है. In the money option obviously we are tending towards 1, which is ठीक है, एक उसकी probability जो ज्यादा होती है in the money expire होने की. अब कोई ऑप्शन इन द मनी रहेगा या नहीं रहेगा ये कौन डिसाइड करता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑप्शन गोइंग इन द मनी, इट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा. ठीक है कि ये प्रोबेबिलिटी है इस ऑप्शन के इन द मनी जाने की, बट वो प्रोबेबिलिटी इतनी है ये डिसाइड कौन करता है? मैं बताता हूँ. आप अगर निफ्टी की वोलेटिलिटी को अंडर 10 कर दो, लेस देन 10, correct, then what would be the probability of 17,000
200 स्ट्राइक प्राइस जो एट द मनी से 100 पॉइंट ऊपर मान के चलते हैं हम, एट द मनी से 100 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस की इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिनेरियो नंबर 1 मैं फिर से बताता हूँ। हमने अज्यूम ये किया कि निफ्टी की वोलेटिलिटी लेस देन 10 हो गई है, तो जो एट द मनी से एक ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है उसकी प्रोबेबिलिटी इन द मनी आने की। दूसरा सिनेरियो है निफ्टी की वोलेटिलिटी ग्रेटर देन 30 है, ठीक। अब जो इमीडिएट नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी की, उसके इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? सेकंड वाली। सेकंड वाली ज्यादा होगी। क्यों सेकंड वाली ज्यादा होगी? क्योंकि वोलेटिलिटी मैंने 30 के ऊपर ले गया और पहले सिनेरियो में मैं वोलेटिलिटी 10 के नीचे ले आया था, करेक्ट। अब इन द मनी ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी कौन सिग्निफाई करता है? डेल्टा, करेक्ट। अब आप 30 के ऊपर अगर वोलेटिलिटी है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही है, 10 के नीचे वोलेटिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। इसका मतलब डेल्टा का कोई ना कोई इफेक्ट है आईवी से। तो ये मैंने यहाँ समझाने की कोशिश क्यों करी है वो मैं बताता हूँ। जब मार्केट एक साइड में मूव होने वाला होता है तो पहले क्या होता है, मार्केट में एक फोर्स क्रिएट की जाती है। जैसे रॉकेट छूटता है ना, तो रॉकेट छूटने से पहले एक बड़ा फायर होता है और तब एकदम से पूरी बॉडी पर जाती है रॉकेट की। इसी तरीके से मार्केट में जब मूवमेंट होने वाला होता है ना, तो उससे पहले पोजीशंस बिल्ट होती है, वो फोर्स क्रिएट की जाती है जिस फोर्स की वजह से मार्केट मूव करता है। और जब वो फोर्स क्रिएट हुई होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ क्रिएटिंग दोस फोर्सेस व्हिच एंड अप इन द मूवमेंट इन द मार्केट, वो फोर्सेस जो है वो इन वैल्यूज में सिग्निफाई हो जाती है, जो वेगा और डेल्टा की वैल्यू है, करेक्ट। ये क्योंकि इन निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हाईली लिक्विड है, तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन इजीली डिस्काउंट हो जाती है। जहां पे इलिक्विडिटी होती है वहां प्रॉब्लम आती है। स्टॉक ऑप्शन में आप अप्लाई करोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि वहां क्या होता है कि बिडास का स्प्रेड होता है, एलटीपी ऊपर नीचे लग जाती है। इंडेक्स ऑप्शन के साथ वो दिक्कत नहीं है। तो जब वो फोर्स क्रिएट हो रही होती है तो वो फोर्स यहाँ पे इन ग्रीक्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है कि भाई कुछ तो बिल्डअप हो रहा है, और कुछ बिल्डअप हो रहा है तो कुछ होने वाला है। अब जनता क्या कहती है? जनता कहती है ओआई बिल्डअप हो रहा है तो कुछ होने वाला है। मैं कहता हूँ ओआई बिल्डअप क्यों हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है, मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि ओआई बिल्डअप होने के बाद यानी 3 मिनट के बाद तो जनता को पता है कि क्या हुआ, लेकिन ओआई बिल्डअप हुआ, अब वो लॉन्ग हुआ शॉर्ट हुआ वो मार्केट का डायरेक्शन से बाद में जस्टिफाई किया जाता है कि यार देखो पुट में ओआई बढ़ गया था और मार्केट ऊपर चला गया, कॉल में ओआई बढ़ गया था मार्केट नीचे आ गया। बाद में जस्टिफाई करना आसान है। एज अ ट्रेडर हमें क्या चाहिए? जिस समय हम पोजीशन बना रहे हैं उस समय हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या बनना है, और उस फोर्स के साथ हमें खड़ा रहना है, उसके फेवर में हम अपने को रहना है, तब अपन पैसा बना पाएंगे मार्केट के अंदर। वो फोर्स आइडेंटिफाई करने की टूल क्या है? वेगा और डेल्टा। अरे सर मैं तो अब नोटिस नहीं करा, मैं तो अब नोटिस करा। ये तो आपने आज का एग्जांपल ले रखा है 17 अक्टूबर 2022 और आज 2:11 का। अरे वाह, नाइस। ये मेरे ट्विटर पे सुबह 10:15 बजे का पड़ा होगा। हाँ, मैंने लाइक किया था। मैंने 2 बजे इसलिए लिया था क्योंकि व्हाट आई हैव पोस्टेड ऑन ट्विटर आई कैन नॉट चेंज इट, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक माय ट्विटर व्हाट आई हैव पोस्टेड देयर एट 10:13 एंड देन व्हाट हैपेंड इन द मार्केट ड्यूरिंग द डे। ठीक है, सो आई कैन सेंस द बिल्डअप ऑफ पोजीशन एट अराउंड 10 AM इन द मॉर्निंग। शुरू के 1 घंटे में मेरे को ये वैल्यूज ही बता देती है कि मार्केट में पोजीशन किस साइड बन रही है। अगर थोड़ा सा मेरे ट्विटर में कभी पीछे जाके स्टडी करेंगे, अभी का जो मार्केट चल रहा है, जो गैप अप और गैप डाउन का मार्केट चल रहा है, एंड जिस डायरेक्शन में मार्केट खुलता है उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर देता है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। गैप डाउन खुला तो वो ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है, गैप अप खुला तो वो नीचे आना शुरू कर देता है। ये पता कैसे चले कि आज अगर मार्केट गैप डाउन खुला है तो अब ये गैप डाउन ही ये नीचे रहेगा या यहाँ से ऊपर बढ़ेगा? क्योंकि लेट अस सपोज निफ्टी 200 पॉइंट से नीचे खुला और 200 पॉइंट डाउन खुलने के बाद वो 50 पॉइंट रिकवर कर गया, तो आप इसको रिकवरी बोलोगे या इसको आप गैप का करेक्शन बोल के वापस डाउनफॉल की प्रोबेबिलिटी बोलोगे? दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, अब ये 50 पॉइंट के अंदर मार्केट के अंदर क्या फोर्स डेवलप हुई है ये बताता है कि ये 150 पॉइंट से 100 पॉइंट ही रह जाएगा, मतलब 50 पॉइंट और रिकवर कर जाएगा, 100 पॉइंट और रिकवर कर जाएगा, या ये 150 पॉइंट एक माइनर रिकवरी है और इसके बाद वापस फॉल आएगा। ये डेटा बताता है। ठीक है, अभी जिस दिन मार्केट हमारा 250 पॉइंट गैप डाउन खुला था उस दिन ट्विटर पे मैंने ये डेटा डाला था, एंड मेरा ये इंडिकेटर मेरे को बुलिश सेंटीमेंट बोल रहा था,
and we ended up in the complete recovery of the gap for that particular day. Wow. So in the morning this data told me कि भाई ये तेजी की पोजीशन बाजार में बननी शुरू हो गई है, बाजार में और मंदी नहीं है। करेक्ट। अब ये बताता कैसे है, इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं। हाँ इसमें सबसे पहली चीज क्या है, वेगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एट द मनी का वेगा हाईएस्ट होता है। ठीक है, एंड वेगा क्या है, अगर वेगा आपका पॉजिटिव है तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा वोलेटिलिटी बढ़ने पे, वेगा नेगेटिव है तो ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा वोलेटिलिटी गिरने पे। करेक्ट। अब अगर किसी ऑप्शन का वेगा एक्सेप्शनली बढ़ने लग जाए, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब उसमें आईवी बढ़ते एक्सट्रीम प्रीमियम बढ़ने वाले हैं उसके। करेक्ट, ये तो इम्प्लीकेशन हो गया कि वेगा बढ़ेगा मतलब आईवी बढ़ने पे उसमें मूवमेंट आएगा। बट वो वेगा बढ़ क्यों रहा है, वो बढ़ कैसे रहा है? somebody is buying that particular option at a higher premium in the market. Oh yes. That is resulting in the higher vega value. Correct? अब वो कॉल में भी बाइंग हो सकती है, पुट में भी बाइंग हो सकती है। इसका उल्टा केस लेता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट में एग्रेसिवली राइटिंग हो रही है ऑप्शंस की, कॉल ऑप्शन की राइटिंग हो रही है, पुट ऑप्शन की राइटिंग हो रही है, दोनों ऑप्शन की राइटिंग हो रही है, अगर एग्रेसिवली राइटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसका वेगा वो एवरेज से नीचे चल रहा होगा। ओके। ठीक है, और अगर दोनों साइड में एग्रेसिव राइटिंग हो रही है, कैसे बताता हूँ, दोनों साइड में एग्रेसिव राइटिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, कॉल का ओआई बिल्ड हो रहा है, पुट का ओआई बिल्ड हो रहा है। अब लेमन टर्म क्या कहता है, अगर कॉल पुट दोनों को ओआई बिल्ड हो रहा है मतलब मार्केट साइडवेज रहेगा। लेकिन आप ओआई बिल्ड होने का वेट करोगे, उससे पहले आप ये देखो कि क्या उसका वेगा डिके हो रहा है। अब नॉर्मली डिके हो रहा है। अगर सिर्फ कॉल का वेगा अब नॉर्मली डिके हो रहा है, सिर्फ कॉल का वेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना बाइफरकेट किया, निफ्टी पुट, निफ्टी कॉल, बैंक निफ्टी पुट, बैंक निफ्टी कॉल। मैं इंडिविजुअली कॉल और पुट के ग्रीक्स को अलग अलग ट्रैक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, निफ्टी का मैंने एट द मनी से आउट द मनी तक की सारी स्ट्राइक प्राइस का वेगा डेल्टा थीटा कंसिडर किया है, और उसका सम यहाँ पे लिया हुआ है मैंने। सम इन चेंज इन वैल्यू ऑफ वेगा, नॉट द सम ऑफ वेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सम इन चेंज इन वैल्यू ऑफ द वेगा, सम इन चेंज इन वैल्यू ऑफ थीटा, सम ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ डेल्टा। वाओ, एटीएम से ओटीएम स्ट्राइक्स तक, आईटीएम नहीं, नो आईटीएम। मतलब जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं एटीएम से ओटीएम पे हूँ और मेरा अभी का टोटल वेगा चल रहा है 500, और अगले इसमें दो चीजें हैं। मैंने आपको बोला चेंज इन वैल्यू ऑफ वेगा, चेंज फ्रॉम व्हाट? एक तो मेरे पास करंट वैल्यू आ रही है, एक तो मेरे पास करंट वैल्यू आ रही है वेगा की। अब इस करंट वैल्यू को मैंने किससे डिफरेंस निकाला? दो चीजें होती हैं, एक तो प्रीवियस डे क्लोज और एक टुडेज ओपन। विच इज मोर सिग्निफिकेंट? As a trader, for me, today's open is more significant as compared to previous day close, because today's open price includes all the global actions which have taken place overnight, and after that the market has come to the consensus that this should be the open price of this particular option. तो आज का जो ओपन प्राइस है वेगा का, उसने ओवरनाइट के ग्लोबल इवेंट्स को डिस्काउंट कर लिया। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि गैप अप होगा तो इतनी वोलेटिलिटी पे खुलना चाहिए, गैप डाउन होगा तो इतनी वोलेटिलिटी पे खुलना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें देखिए, हम ओवरनाइट ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट खुलने के बाद ट्रेड डालने वाले हैं। मैं 8 बजे तो सुबह ट्रेड डाल नहीं सकता, ट्रेड में 9:15 बजे डालूंगा, 9:30 बजे डालूंगा ट्रेड। ठीक है, तो ओवरनाइट इवेंट डिस्काउंट होने के बाद बाजार खुला, और अब ओपन होने के बाद बाजार में क्या गतिविधियां बनी हुई है, तो अभी का वेगा जो सुबह ओपन वेगा था उससे कितना चेंज हुआ है, ये मैंने निकाल लिया। यानी डिफरेंस इन प्राइस ऑफ वेगा फ्रॉम नाउ टू द ओपन प्राइस ऑफ द वेगा, ओपनिंग का वेगा माइनस जो अभी लाइव वेगा चल रहा है, ये मैंने डिफरेंस निकाल लिया। करेक्ट, ये जो डिफरेंस है मैंने सारी स्ट्राइक प्राइस एटीएम से लेकर ओटीएम तक का निकाल लिया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है, जो आपने शो में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मैं ये बताऊंगा कि कैसे चूज करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट बनना चाहिए या बनेगा, या अगले 3 मिनट में कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होके आएगा।
सो कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आएगा? ये वो स्ट्राइक प्राइस होती है जिसका वेगा सबसे ज्यादा चेंज होता है, ठीक है। और वेगा आपके पास लाइव आता है, ओपन इंटरेस्ट आपके पास लाइव नहीं आता, डिलेड आता है। तो अगर आपको ये चेक करना है, और ये चीज लास्ट के 30 मिनट में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हो लास्ट के एक्सपायरी वाले डे में, लास्ट के 30 मिनट में मार्केट के अंदर क्लोजिंग में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और आप ओआई का अगर वेट करोगे, 30 मिनट का क्लोजिंग सेशन होता है, 3 मिनट में ओआई आता है, आपके पास से 10 फिगर आएंगी चेंज इन ओआई की, और उसमें करोड़ों ट्रेड हो जाते हैं। तो आप अगर ओआई चेंज का वेट करते रहोगे तो आपका ट्रेड छूटेगा छूटेगा। गो फॉर द चेंज इन वेगा वैल्यू जो एक्चुअल लाइव चल रहा है आपको, और वो आपको बता देगा कि भाई किस स्ट्राइक प्राइस में क्या होने वाला है। और अगर वेगा डिके हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉल और पुट, शो शॉर्ट वो ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड का बना है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उन्होंने कॉल पुट को बेचा है। अगर वेगा डिके हो रहा है, अगर वेगा बढ़ रहा है, अगर वेगा बढ़ रहा है, ठीक है, तो या तो वहां पे वही रिड्यूस हो रहा है, या वहां पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, दो में से एक सिनेरियो होता है, बन रही है। या वहां लॉन्ग पोजीशन बन रही है। लोग जो है हायर प्रीमियम पे ऑप्शन को बाय करने के लिए तैयार है। तो वेगा कम हो रहा है या वेगा ज्यादा हो रहा है, वो ये सिग्निफाई करता है कि जो ओआई है वो बाई साइड का है या वो सेल साइड का है। क्योंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक बहुत फेमस कहावत है, भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड। उसके बाकी सारी चीजें उसके बाद है, और प्राइस में क्या हो रहा है वो वेगा हमें बता रहा है। अब ये जो फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये मेरा ओपन इंटरेस्ट बताता है। ऑब्वियसली आप अगर 1% का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है तो वेगा में बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। 10% का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगली टिक में आने वाला है, तो उसका वेगा में पहले ही चेंज आ चुका होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये वेगा आपको बताता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन डेटा कि मार्केट में आज सेंटिमेंट्स बुलिश है या बियरिश है। अगर आपका पुट का वेगा बढ़ रहा है, ठीक है, प्लीज कंसीडर पुट का वेगा बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट में मंदी के सेंटिमेंट्स है, क्योंकि पुट का भाव बढ़ रहा है, पुट का वेगा टूट रहा है, यहाँ पे वैल्यू। हाँ जी, आपने बोला कि पुट का वेगा बढ़ रहा है तो बेरिश सेंटिमेंट्स है, करेक्ट। पर आपने तो यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट दिखाया है। अगर मेरा वेगा बढ़ रहा होगा तो वो फिगर नेगेटिव में होगी, बिकॉज वो जनरल ट्रेंड के अगेंस्ट है। अगेन देखिए, वेगा और थीटा का बिहेवियर सेम है, जैसे थीटा डिके होता है वैसे वेगा भी डिके होता है, ठीक है। वेगा टाइम के साथ कम होता चला जाता है। और आप ये मान के जो थीटा अगर नेगेटिव में आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कैसा लगेगा? थीटा अगर नेगेटिव में आए यानी ऑप्शन का थीटा बढ़ रहा है, ये होता है प्रैक्टिकली, ये होता है, थ्योरेटिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली आप होता है, थीटा का वैल्यू नेगेटिव आती है। अच्छा, जब मार्केट में वन साइडेड एकदम से मूवमेंट आता है तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव ब्लैक शो करता है, हाँ वो सब शो करता है, ठीक है। इसी तरह वेगा, आप यहाँ पे देखो, ये जो मैंने वेगा की वैल्यू लिखी हुई है ना, ये वेगा जो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब वेगा डिके हो रहा है। 16.6, अब मैं स्पेसिफिक वैल्यूज पे आता हूँ इसको समझाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल लो सर, इसी पे टाइम ले लो, आपको टेंशन नहीं। पुट का वेगा 16.6, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि निफ्टी की जितनी भी एट द मनी से लेके आउट द मनी तक पुट की स्ट्राइक प्राइस है, उनका चेंज इन वेगा का सम 16.6 माइनस साइड में है, यानी 16.6 रुपीज से वेगा कम हुआ है। समझ गया, 16 से कम हुआ है, ओके ओके ठीक है। 16.6, 16 रुपए, अच्छा ये एब्सोल्यूट रुपी टर्म में वैल्यू है। 16 रुपए 60 पैसे से सारी एट द मनी आउट द मनी पुट का वेगा कम हुआ है। ठीक है ठीक दिस है, इज ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ओके। अब मैं अगर निफ्टी की कॉल देखूंगा, हाँ तो 4 रुपए 98 पैसे से कॉल का वेगा बढ़ा है। हाँ, समझिए, 16 रुपए 60 पैसे से पुट का वेगा कम हुआ है, 4 रुपए 98 पैसे से कॉल का वेगा बढ़ा है। इसका मतलब बाजार में लोग क्या कर रहे हैं, कॉल को हायर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, पुट को लोअर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। पुट का प्रीमियम टूट रहा है, इसी वजह से उसका वेगा टूट रहा है, कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है। और ये बढ़ना डेल्टा वाला बढ़ना नहीं है, डेल्टा का मूवमेंट अलग दिखाया हुआ है मैंने, दिस इज प्योरली वोलेटिलिटी मूवमेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन को मैंने अलग कर दिया है, ठीक है। मतलब लोग कहेंगे मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गया तो कॉल का प्रीमियम तो बढ़ेगा,
वो जो डायरेक्शन की वजह से कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा वो डेल्टा बताएगा मेरे को। ये सिर्फ मुझे मार्केट जो वोलेटिलिटी सेंटीमेंट है वो बता रहा है कि बाजार का सेंटीमेंट ये है कि लोग पुट बेचने में जो फोर्सेस है वो स्ट्रांगली पुट बेच रही है। ठीक है, अब इससे नीचे आ जाता हूँ, ये सर निफ्टी का। एक क्वेश्चन यहाँ हाँ पे जस्ट मेरे दिमाग में आया अभी। आप अ, देखो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, जैसे 2:11 पे एटीएम बिल्कुल अलग होता है और सुबह का एटीएम जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आप जो एटीएम टू ओटीएम देखते हो वो स्ट्राइक्स फिक्स्ड होती है या हर मिनट चेंज कर रही होती हैं? वो डायनेमिक है। वो डायनेमिक है। अच्छा, मतलब 2:11 पे जो एटीएम टू ओटीएम की स्ट्राइक्स होंगी उसका करेक्ट कैलकुलेट करोगे और उन्हीं करेक्ट स्ट्राइक्स करेक्ट का आप 9:15 देखोगे? करेक्ट करेक्ट ओ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। समझ गया सर, ठीक है। बिकॉज फॉर मी एज अ ट्रेडर एटीएम ओटीएम इज द मोस्ट क्रूशियल डेटा पॉइंट्स। हाँ जी। जैसे जैसे ऑप्शन आईटीएम चला जाता है वहां पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने लगती है या वो डायरेक्टली फ्यूचर से हेज हो जाती है, तो उन पोजीशन का सिग्निफिकेंस ओवरऑल मार्केट मूवमेंट कम होता है ठीक है एज कंपेयर टू एटीएम एंड ओटीएम। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी का मेरे को डेटा पॉइंट क्या बता रहा है कि पुट्स को एग्रेसिवली बेचा जा रहा है जिसकी वजह से उसका वेगा टूट रहा है। और कितना वेगा टूटा है? 16.60 रुपए टूटा है। कॉल्स को हायर प्रीमियम पे ट्रीट किया जा रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा। ठीक है, उसको मार्केट डायरेक्शन से मत काउंट करना, इररेस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा जो उसका सेंटिमेंटल वैल्यू है हायर प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है, इस वजह से उसका वेगा बढ़ रहा है। कितने अमाउंट से बढ़ा? 4.98 से बढ़ा। करेक्ट। अब आते हैं बैंक निफ्टी के पुट पे। बैंक निफ्टी का पुट का वेगा टूटा है 46.89 रुपीज से। पुट का प्रीमियम जो सिर्फ वोलेटिलिटी वैल्यू है, इसमें थीटा वैल्यू नहीं है, इसमें डेल्टा वैल्यू नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये तीनों चीजें अलग है। लोग ये ना सोचे कि भाई मार्केट बढ़ रहा था तो पुट का प्रीमियम टूटेगा। वो पुट का प्रीमियम मार्केट बढ़ने से जो टूटेगा वो डेल्टा बताएगा। ये सिर्फ मैं मार्केट सेंटीमेंट सिग्निफाइड बाय वोलेटिलिटी एंड वोलेटिलिटी कन्वर्टेड इनटू रुपी टर्म वेगा वो बता रहा हूँ कि जो बैंक निफ्टी के पुट का सेंटिमेंटल वैल्यू है, मतलब पुट में इतनी एग्रेसिव राइटिंग है, उसकी वैल्यू है 46.89। बैंक निफ्टी की कॉल भी बिक रही थी, बैंक निफ्टी की कॉल भी शॉर्ट हो रही थी, बट उसका वेगा ओनली 10.6 पॉइंट से टूटा। सो कंपेयर टू द वेगा डिफरेंस इन पुट वैल्यू, बैंक निफ्टी का 1/4 ही है कॉल का। कॉल का जो वेगा डिफरेंस है 10.6 है, यानी कॉल का वेगा 10.60 रुपए से टूटा, पुट का वेगा 46.89 रुपीज से टूटा है। दिस सिग्निफाइज कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर कंफर्टेबल इन शॉर्टिंग द पुट्स फॉर टुडे। तो अब अगर आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, करेक्ट, और आप देख रहे हो यहाँ पे पुट का जो वेगा डिके है वो ज्यादा है, with confidence you can say this is sure short put writing in the market. कॉल का अगर ओआई बढ़ रहा है और कॉल का वेगा डिके भी ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट का वेगा डिके, विथ कॉन्फिडेंस यू कैन से कि ये मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस कॉल में बन रही है। सो यू कैन प्ले विद द बियरिश मार्केट और द साइडवेज मार्केट। एंड ये सेंटीमेंट इसमें तीन चीजें आती हैं, बुलिश, बियरिश एंड साइडवेज। तीसरा भी आता है साइडवेज। अच्छा, साइडवेज तब आता है जब दोनों साइड में वेगा डिके हो रहा होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके ओके, नाइस। That also happens in the market. जब दोनों and this indicators work fantastically in intraday. इंट्राडे में औसम काम करता है। अब 10 बजे के बाद इसकी वैल्यू को ट्रैक करो, ओके, एंड मार्केट में बाद में मूवमेंट आएगा, इसकी वैल्यूज में पहले चेंज आता है। दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। दिस इज नॉट अ टेक्निकल इंडिकेटर, दिस इज प्योर डेटा स्टडी एंड दिस इज अ लीडिंग डेटा स्टडी अबाउट द मार्केट। अमेजिंग है सर। ये एब्सोल्यूट इसकी कोई वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस होता है कि 5 रुपए है, 10 है, 1 रुपए है, मान लो 2 रुपए है, ऐसे कोई एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस होता है इसका? बहुत ही सुपर क्वेश्चन पूछा एंड इट इज अ सरप्राइज फॉर मी कि आपका ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया, क्योंकि क्योंकि ये नॉर्मली नहीं आता है। एंड ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन मैंने कहीं करी है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मेरे को ये कैलकुलेशन कहीं नेट पे, किसी जर्नल में, किसी बुक पे कहीं नहीं मिली है। तो मेरे लिए फाइंड आउट करना कि ये जो वैल्यू है ये कितनी सिग्निफिकेंट है और कितनी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल चैलेंज था। एंड
ये जब मैंने बनाया था तो मैंने इसकी स्टडी की है और मैं इसका एक ट्रैकर बनाता हूँ, और ये ट्रैकर मैं पिछले 1 साल से बना रहा हूँ, और उसमें मैं बैक डेटा में स्टडी करता हूँ कितनी वैल्यू पे मार्केट में कितना इम्पैक्ट आया है। तो जो मेरी स्टडी है वो ये है, उसको मैंने हाईलाइट भी यहाँ इसी तरीके से किया हुआ है कि एनी वैल्यू ग्रेटर देन 10 इन वेगा इज सिग्निफिकेंट। जो -4.98 है वो सेल जो व्हाइट कलर से हाईलाइटेड है, अगर ये -10.98 होता तो ये ग्रीन होती। अगर ये +10 से ऊपर होता तो ये रेड कलर की होती, जैसे बैंक निफ्टी की 10.6 है तो वो रेड कलर से हाईलाइटेड है। सो निफ्टी के अंदर 10 का वेगा चेंज अगर आता है तो मोर और लेस ये अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मूवमेंट देख के जाता है। वाओ, नाइस। और उससे ज्यादा मूवमेंट आता है। आज 16 का वेगा है और आज निफ्टी कितना बढ़ा था, अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट। बैंक निफ्टी का वेगा 46 है, बैंक निफ्टी कितना बढ़ा है, अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट। ब्रिलियंट सर। सो ये सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं बताता, the magnitude of direction it also signified to a certain extent. I don't claim accuracy of this indicator at all, but for me, to a certain extent, it not only tells me the direction, the sentiments of the market, but also the magnitude of that direction for the particular day. This also it tells me. तो सर इसके लिए एक कॉलम ही बना देते ना अपने लिए, यहाँ पे शायद बना ही रखा होगा आपने अपने लिए कि एक्सपेक्टेड मूव कितना है इतने वेगा को देख। So with the help of technology, I have integrated these indicators with my algo setup. So accordingly, these value keeps changing during the day. So as the value keeps changing, so all my position management, risk management, that also keeps changing accordingly. Okay. So मतलब this is one study which I have deployed. Other मैं मतलब open interest को भी read करता हूँ, उसको इसके साथ club करता हूँ. So मेरे complementary indicators है, और बट रिलीजियसली अगर किसी चीज को मैं आज की तारीख में मार्केट में फॉलो करता हूँ तो वो है द सेंटिमेंटल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन डेटा विच आई स्टडी विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स, एंड दिस इज हाउ आई डू ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट्स। सर मुझे नहीं पता कितना पॉसिबल होगा, बट मैं एक प्रॉमिस करता हूँ सर आपको कि मैं स्टॉक मार्केट में जितना टाइम लगेगा इस चीज को आपसे अप्रूवल लेने के बाद अपनी ऑडियंस के लिए भी करना चाहूंगा विद योर परमिशन सर। अरे सर मतलब इट्स ऑल देयर, द लॉजिक इज देयर, इट इज वेरी सिंपल। मतलब आप समझ लोगे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सम का फंक्शन लगाया हुआ है मैंने, सिंपल सा, ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ द ग्रीक्स। ग्रीक्स वैल्यू कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, गूगल पे ओपन पड़ी हुई है, ठीक है। आप ये ग्रीक की वैल्यू कैलकुलेट करो, उनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस को सम कर लो, सम करके आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लो सेल्स पे, एंड देन यू कैन स्टडी। देयर इज नो रॉकेट साइंस, इट इज वेरी सिंपल, इवन अ लेमैन कैन डू दिस बाय देमसेल्फ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशंस है ये। So the real answer lies in the basics and simple fundamentals only. करेक्ट सर यहाँ मेरे दो क्वेश्चंस हैं अभी। पहला क्वेश्चन कि आप ये जो ट्रैकर है, लेट मी कॉल इट ट्रैकर, ये ट्रैकर को आप सुबह कब से देखना शुरू कर देते हो, पहला। और दूसरा कि जैसे इस सेंटिमेंट को देख के आप इमीडिएटली कब एक्शन लेते हो? क्या ये इसने कोई सिग्नल दिया और आपने इमीडिएटली एक्शन ले लिया, या आप किसी चीज का वेट करते हो? एंड क्योंकि ड्यूरिंग द डे ये चेंज होते रहते हैं, बुलिश से बेरिश हो गया, तो हाउ डू यू चेंज योर डायरेक्शन एंड चेंज द स्ट्रैटेजीज और एग्जिट द स्ट्रैटेजीज? ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर, मैं ये ट्रैकर कब देखना शुरू करता हूँ? ये ट्रैकर मैं देखना तब शुरू करता हूँ जब कोई भी वैल्यू 10 के ऊपर हो जाती है, एब्सोल्यूट 10। Okay. It may be absolute 10 at 9:30, at 9:45, at 11, at 12, anytime, because that 10 value gives some significance for the market movement. Till the time the value is less than 10, so it does not signify much about the movement of the market. ठीक है। सो नॉर्मली मैं ये मेरे पास लाइव 9:15 से चलता है और 9:45 तक इसमें वैल्यू होती नहीं है नॉर्मली।
अदर देन गैप अप गैप डाउन डेज। जब 200-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन निफ्टी के अंदर होता है तब मेरे को ये वैल्यू 10 के ऊपर मिल जाती है, अदरवाइज मिलती नहीं है। सो अप्रोक्सीमेटली 10, 10:30, 11 जब भी मेरे को वैल्यू 10 के ऊपर मिलती है तब मैं करता हूँ। दूसरी चीज, आपने पूछा कि मैं अपनी पोजीशंस को कब चेंज करता हूँ। जब भी ये वैल्यू 5 के नीचे आ जाती है मेरे लिए, या जैसे आप यहाँ पे बैंक निफ्टी देख रहे हो, पुट की वैल्यू है 46, कॉल की वैल्यू है 10। जब पुट की वैल्यू 10 होगी, कॉल की वैल्यू 20 के ऊपर चली जाएगी, डबल ऑफ पुट, तब मैं अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेता हूँ या हेज कर लेता हूँ। इसका मतलब पुट राइटिंग है, लेकिन कॉल राइटिंग अब ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। एंड इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इन सेकंड हाफ। जिस दिन बुलिश डे होता है, तेजी का दिन होता है, उस दिन सुबह से 2-2:30 बजे तक पुट की वैल्यू ग्रीन रहती है। उसके बाद सडनली पुट की वैल्यू कम होने लग जाती है, कॉल की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब सेकंड हाफ में नॉर्मली लोग कॉल राइटिंग में ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, या जो पुट राइटर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन हल्की करने लगते हैं। बिकॉज एक कॉमन परसेप्शन ये है कि ओवरनाइट पुट बेच के नहीं जाना है, कॉल बेच के जाने में कोई दिक्कत नहीं। मार्केट अगर कभी भी शॉक देगा तो नीचे का देगा, ऊपर का नहीं देगा, वो आज तक दिया भी नहीं है। जब भी शॉक लगाए नीचे का ही लगाए। तो जो पुट राइटर्स हैं इंट्राडे में वो एग्रेसिव हो सकते हैं, बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे वो एग्रेशन पुट राइटर्स का कम होने लगता है एंड कॉल राइटर्स का एग्रेशन बढ़ने लगता है आउट द मनी ऑप्शंस में। तो ये जो वैल्यू 10.6 आप कॉल की देख रहे हो, दिस वाज -13 इन द फर्स्ट हाफ टुडे, एंड देन बाय द टाइम ये 2:11 का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो 2 बजे के बाद कॉल राइटिंग धीरे 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 एग्रेसिव होने लगी। तो ये मुझे ये भी बताता है कि मुझे अपनी ऑप्शन राइटिंग कब किस समय किस साइड में शिफ्ट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि प्रीमियम डिके तो स्टार्ट हो चुका है, प्रीमियम डिके स्टार्ट हुआ है, इसीलिए ये वैल्यू 10 की आई है मेरे पास और यहाँ पे बियरिश हाईलाइट हुआ है। So what I am doing, I am not predicting the market, I am actually reacting to the behavior of the market with the help of this data. प्राइस भाव छेक को आपने प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में हमें दिखा दिया। करेक्ट। जस्ट ये बता दीजिए कि ये बैंक निफ्टी बुलिश और बेरिश है, इसमें आपने कौन सी पोजीशन बनाई थी? मैंने बैंक निफ्टी में कैलेंडर्स डाले हुए हैं। ऑलराइट, और निफ्टी में प्योर बुलिश? निफ्टी में रेशियोज है, रेशियोज डाले। अच्छा, ऑलराइट। So the position keeps changing. So as I told you, we work on n number of strategies. जो जब जैसा समझ में आता है, we are open and we are opportunistic trader. So हमको जैसा मार्केट जब समझ में आता है उस हिसाब से वैसी पोजीशन हम बना लेते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं देखूंगा, मेरा बायसनेस मार्केट में निफ्टी में तेजी का है, आज जो मैं ओवरनाइट लेके गया हूँ। बट हम बहुत ज्यादा डेल्टा आउट नहीं रखते हैं। हमारा डेल्टा 1000 क्वांटिटी पे हमारा डेल्टा अंडर 50 होता है। So that is, there are some thumb rules in terms of position management जो हम रिस्क को ग्रीक के फॉर्म में मैनेज करके चलते हैं कि 1000 क्वांटिटी पे मेरा मैक्सिमम वेगा कितना रहना चाहिए, थीटा कितना रहना चाहिए, गामा कितना रहना चाहिए, डेल्टा कितना रहना चाहिए। 90% ऑफ द टाइम वी आर डेल्टा न्यूट्रल, हम डायरेक्शन प्ले नहीं करते हैं। वी प्ले विद गामा, वेगा एंड थीटा मेजरली, बट इन markets like today's where the direction was pretty much clear since the morning, so we go with the partially directional positions and we take edge of the market direction to some extent because we have got certain conviction about the market direction, so we take advantage of that. So these tools help us in terms of जो normal strategies हम करते हैं वो करते ही हैं, but उसमें आइसिंग ऑन द केक वाली बात है कि डायरेक्शन का अगर थोड़ा सपोर्ट हमें मिल जाता है, so that is additional alpha that we generate in our strategies. Correct. So I think if up to here we are clear, so we can move forward. Just one last question is yes, slide में, yes. क्योंकि मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड यही है अभी के लिए। आपने बुलिश और बेरिश इसमें सेंटिमेंट सिर्फ वेगा को पकड़ के तो बता दिया, बट बाकी तो चीजें लिखी क्यों हैं जब वेगा के बेस पे हमने बुलिश और बेरिश बताना था? ओके, सो थीटा मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है, आप ओके, यू कैन जज विद द थीटा हैं? I give you a chance to read the figures on the theta and then you will get to know something about the theta. ओके, तो थीटा का डिफरेंस जो है वो
मतलब थीटा बढ़ गया, थीटा ज्यादा है मार्केट में बुलिश, आप ही समझा दो। Okay. The value of theta for all the ATM and sum of theta of all ATM OTM put is 43.47. हाँ जी। Sum of change in theta for ATM OTM call option is 1.15. Where the theta decay is more? सर Put. पुट में बचा हुआ है, ओके। Similar to अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो sum of change in theta for all the put is 193.5. Sum of change in theta for all the call option ATM to OTM 121.22. So अगर आज मुझे सिर्फ थीटा प्ले करना है तो मैं क्या चूज करूंगा? हाँ समझ गया। और मतलब आप ये रिलेटिव देख रहे हो, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि रिलेटिव देख के वो कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है 1:43, और ये कितना क्लोज है आपस में। करेक्ट बुलिश बेरिश भी एक तरीके से स्लाइटली बुलिश है, वो कहने का मतलब। करेक्ट। अच्छा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थीटा। अगर मुझे सिर्फ थीटा प्ले करना है तो मैं कहाँ करूंगा? मुझे ऑप्शन राइटिंग करनी है तो वेयर शुड आई बी मोर एग्रेसिव, ऑन पुट साइड और कॉल साइड? पुट साइड। ओके, कमिंग टू डेल्टा। डेल्टा इज ऑल ग्रीन। हाँ। जो पुट का डेल्टा है वो डिक्रीज हो रहा है बाय 1.35। डिक्रीज क्यों सर? बताता हूँ। कॉल का डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। अच्छा अच्छा, वो ऑलरेडी नेगेटिव है इसलिए। हाँ सही है सही है सही है सही है, हाँ। कॉल का डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, पुट का डेल्टा डिक्रीज हो रहा है। यानी जो एटीएम टू ओटीएम कॉल ऑप्शंस हैं उनके इन द मनी जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि डेल्टा बढ़ रहा है। पुट के एटीएम टू ओटीएम ऑप्शंस की इन द मनी जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है क्योंकि ओवरऑल उनका डेल्टा कम हो रहा है। वापस वहीं पे आता हूं। व्हाट इज डेल्टा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन गोइंग इन द मनी। अब अगर प्रोबेबिलिटी कम हो रही है इन द मनी जाने की, इन द मनी जाने की, और कॉल ऑप्शन में माइनस में है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ ये मैंने इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुई है कि अगर कॉल की वैल्यू डेल्टा की माइनस में है तो वो ग्रीन होगा, और अगर ये वैल्यू प्लस 1.64 होती तो ये रेड में होता, तो ये रेड कलर से हाईलाइट हो रहा होता। अब आप ये देखो डेल्टा का ऑप्शंस के ऊपर, तो चारों डेल्टा मेरे ग्रीन है। यानी पुट की प्रोबेबिलिटी, पुट ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटी गोइंग इन द मनी डिक्रीज हो रही है, कॉल ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटी गोइंग इन द मनी इंक्रीज हो रही है। व्हाट डज दैट सिग्निफाई? यस, सिंपल। यार दिस लीड्स मी टू, सॉरी आप कंटिन्यू करो, सॉरी। ये फिगर्स हमेशा रिलेटिवली पढ़ी जाती हैं। मतलब मैं हमेशा निफ्टी कॉल वर्सेस निफ्टी पुट देखूंगा, बैंक निफ्टी कॉल वर्सेस बैंक निफ्टी पुट देखूंगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि क्या पोजीशन दोनों साइड बन रही है या पोजीशन सिर्फ एक साइड बन रही है। अगर पोजीशन सिर्फ एक साइड बन रही है, क्या निफ्टी में ही बन रही है या बैंक निफ्टी में भी बन रही है, और अगर निफ्टी में भी बन रही है बैंक निफ्टी में भी बन रही है तो मेरा कन्विक्शन ज्यादा है। बहुत बार ऐसा होता है कि निफ्टी में बन रही होती है, बैंक निफ्टी में नहीं बन रही होती है, या बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपोजिट चल रहे होते हैं। तो उन दिनों में मेरा कन्विक्शन कम होता है क्योंकि डेटा मेरे को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा। सो मैं ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रीड नहीं करता, मैं टेक्निकल चार्ट नहीं देखता, मैं इस डेटा के बेस पे मार्केट सेंटिमेंट्स को स्टडी करता हूँ। एंड ये डेटा बहुत डीप है मेरे लिए। सर बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ही ज्यादा डीप है। बट मेरा यहाँ पे सर एक क्वेश्चन और अराइज हो गया। आपने वेगा को इंडिपेंडेंटली रीड किया, थीटा को इंडिपेंडेंटली रीड किया, डेल्टा को। सर आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि वेगा ने कुछ और सेंटिमेंट्स दिए हैं, थीटा ने कोई और सेंटिमेंट्स दे दिए हैं? वेगा और थीटा के सेंटीमेंट अपोजिट हो सकते हैं और होते हैं बहुत बार, तो खासकर आप उस वेडनेसडे और केस में थर्सडे को। कैसे डिसीजन लेते हो सर? आई गो विद वेगा। वेगा? आई गो विद वेगा। सर आप तो वेगा साइंटिस्ट हो पूरे के पूरे। सी थीटा इज समथिंग, अगर मैं थ्योरेटिकली अगर बात करेंगे तो थीटा कांस्टेंट है, बट वेगा कांस्टेंट नहीं है। हाँ जी। वेगा इज द फंक्शन ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट। सो वेगा इज द फोर्स which is going to make the movement in the market. थीटा कभी मार्केट में मूवमेंट लेके नहीं आएगा। समझ गया। एंड डेल्टा, जो चेंज इन डेल्टा है वो मार्केट मूवमेंट का इम्प्लीकेशन है। फिफ्थ गियर। यस, सो डेल्टा इज अ इम्प्लीकेशन, थीटा इज नॉट अ गेम चेंजर। द ओनली गेम चेंजर इज वेगा, जो वोलेटिलिटी बताता है। इवेंट यूनियन बजट आने से पहले वोलेटिलिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि मार्केट अनसर्टेन होता है, उसे नहीं पता होता किधर जाना है। और वो अनसर्टेनिटी कौन शो करता है? वो वेगा शो या वोलेटिलिटी शो करती है। लोग प्रेडिक्शन करते हैं, मैंने सोशल मीडिया में बहुत बार देखा है कि यूनियन बजट से पहले वोलेटिलिटी 30 हो गई, विक्स अगर 30 हो गई तो क्या होता है, 25 हो गई तो क्या होगा, 35 हो गई तो क्या होगा।
तो वो वोलेटिलिटी, अब मुझे आप एक बात बताओ, यूनियन बजट आने से पहले या कोई भी मेजर इवेंट आने से पहले बाजार मूव नहीं किया है, बाजार में मूवमेंट नहीं आया है, ठीक है, लेकिन वोलेटिलिटी 20 की 25 हो गई। ये वोलेटिलिटी 20 की 25 अपने आप नहीं हुई है, इसके पीछे कोई फोर्स है जिसने वोलेटिलिटी को 20 से 25 किया है, करेक्ट। और वोलेटिलिटी 20 से 25 कब होगी? ऑप्शन राइटिंग से नहीं होगी, ऑप्शन बाइंग से होगी। जब मार्केट के प्रीमियम अबव एवरेज होंगे, बढ़ते जाएंगे, प्रीमियम वोलेटिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ये वैसी चीज है कि प्रीमियम वोलेटिलिटी को बढ़ाता है या वोलेटिलिटी बढ़ने पे प्रीमियम बढ़ता है। तो एक फोर्स है मार्केट में, अगेन मार्केट इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स, डिमांड सप्लाई, ठीक है। तो कोई फोर्स है जो ऑप्शंस के प्रीमियम को बढ़ाती है, और वो ऑप्शन के प्रीमियम को बढ़ाती है तो जो विक्स है वो 18 से 20 होती है, 20 से 22 होती है, 22 से 25 होती है, ठीक है। अब वो फोर्स कैसे बढ़ाएगी विक्स को? थ्रू ऑप्शन प्रीमियम ओनली, क्योंकि एक ट्रेडर के टर्मिनल पे तो एक्सेसिव प्रीमियम को ट्रेड करने की है, तो वो प्रीमियम के साथ ही खेल सकता है, और उस प्रीमियम से ही मार्केट की वोलेटिलिटी को बढ़ाएगा या गिराएगा, ठीक है। अब ट्रेडर जो ट्रेड करता है वो रुपए में ट्रेड करता है, वो परसेंटेज में ट्रेड नहीं करता। आपके पास जो ऑप्शन का प्राइस आता है वो रुपी टर्म में आता है, परसेंटेज टर्म में नहीं आता। तो आप तो रुपी टर्म में ट्रेड करते हो, तो अगर वोलेटिलिटी को अब रुपी टर्म में देख लो कि कितने रुपए से वोलेटिलिटी बढ़ी, कितने रुपए से वोलेटिलिटी कम हो गई, तो वो आपको बाजार के सेंटीमेंट के बारे में बताएगा। बिल्कुल समझ। ठीक है। सो द अल्टीमेट आइडिया ऑफ studying this data is to understand the sentiments of the market for that particular day. बिल्कुल सर, awesome. So can we move further? Very good. We have spent good amount of time on this. जरूरत थी सर. Okay, this is one study which I practically use for myself. So this is India VIX chart. तो इसके ऊपर मैंने कुछ स्टडीज पिवोट लगा रखा है, कुछ इंडिकेटर्स लगा रखे हैं. सो फॉर मी, अगर वोलेटिलिटी एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है एंड वेगा वैल्यूज बढ़ रही हैं, सो ओके, सो ये पीपीटी मैंने बनाई थी फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग द आइडिया ऑफ वेदर आई शुड बी अ ऑप्शन बायर और वेदर आई शुड बी अ ऑप्शन सेलर. Wow. So that was the intent of having this chart in this session. So to decide whether I have to be an option buyer or I have to be an option seller, ठीक है. एक क्राइटेरिया जो हमने पिछली पीपीटी में डिस्कस किया कि अगर वेगा की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है. पहली बात तो वेगा की वैल्यू घट रही है तभी मैं ऑप्शन राइटर हूंगा, वेगा की वैल्यू बढ़ रही है तो मैं ऑप्शन राइटर नहीं हूंगा, ठीक है. वेगा की वैल्यू किस साइड ज्यादा बढ़ रही है उस साइड में एग्रेसिवली ऑप्शन राइटिंग करूंगा. अगर पुट साइड वेगा की वैल्यू ज्यादा घट रही है तो पुट को ज्यादा बेचूंगा, कॉल साइड वेगा की वैल्यू ज्यादा घट रही है तो कॉल को बेचूंगा मैं, ठीक. दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेगा कि प्रीमियम क्या बोल रहा है. दिस इज इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट वोलेटिलिटी. अगर ये विक्स, इंडिया विक्स अपने एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, एवरेज मतलब मूविंग एवरेज से कह रहे हो या किस? नहीं, जो मेरा सेंट्रल पिवोट लाइन है उसके ऊपर, अच्छा, उसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, करेक्ट, एंड मेरा पुट का वेगा बढ़ा हुआ है, यानी जो मेरे पुट के वेगा की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है. सी, दो चीजें मैंने कंसिडर करी है. पहला, जो इंडिया विक्स है वो आज इंट्राडे चार्ट है, ये अबव एवरेज ट्रेड कर रहा है, नंबर वन, ठीक है. अब वोलेटिलिटी में नॉर्मली कंसिडरेशन क्या है, वोलेटिलिटी इज मीन रिवर्टिंग, तो वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो बेचो. जो एक कॉमन परसेप्शन है मार्केट के अंदर कि बढ़ी हुई वोलेटिलिटी को बेचो और गिरी हुई वोलेटिलिटी को बाई करो, ठीक है. बट एज अ ट्रेडर वी हैव टू इंक्रीज अवर विन रेशियो, सक्सेस रेशियो, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, अगर ये एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पुट का वेगा कम हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में पुट बाइंग की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है. देन दैट इज द डे फॉर मी टू कंसिडर पुट बाइंग, करेक्ट. अब पुट बाइंग में कैसे करूंगा, मैं पूरा बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक आता हूं, मैं पोजीशन कैसे बनाता हूं, ठीक है. पहला फैक्टर, वोलेटिलिटी जो इंडिया विक्स है, इट इज अपवर्ड ट्रेंडिंग और डाउनवर्ड ट्रेंडिंग, कि अपने एवरेज के ऊपर है, अपने एवरेज के नीचे है. अगर ये अपने एवरेज के ऊपर है, दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया में फुलफिल हो गया. सेकंड क्राइटेरिया में क्या है कि जो सम ऑफ चेंज इन वेगा ऑफ पुट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर सम ऑफ चेंज इन वेगा फॉर ऑल द पुट इज नेगेटिव, यानी पुट्स का वेगा बढ़ रहा है, सो दैट इज द डे फॉर मी टू गो लॉन्ग इन पुट्स. मैं पुट बाई करूंगा.
पुट कैसे बाई करूंगा मैं? तो अब हम हेज पोजीशन बनाते हैं, सो वो मेरे लिए डे होगा पुट में कैलेंडर स्प्रेड बनाने का। मैं करंट वीक की पुट बेचूंगा, नेक्स्ट वीक की पुट बाई करूंगा। आई एम नेट नेट वेगा लॉन्ग, एंड क्योंकि मैंने करंट वीक की पुट बेची है जिसका थीटा ज्यादा है एज कंपेयर टू नेक्स्ट वीक की पुट के, ठीक है, सो थीटा इज इन माय फेवर, सो आई एम वेगा पॉजिटिव which is as per the sentiment of the market. I am theta positive, जो ट्रेड ऑप्शन वाइटा का एक धर्म है, अपने धर्म का भी मैंने पालन किया, ठीक है, एंड मैंने एक पुट बेची है, एक पुट बाई गई है, तो मेरा डेल्टा भी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, मैं डायरेक्शन भी नहीं खेल रहा। ओके, ऑल द क्राइटेरियाज आर सेटिस्फाइड। बट ऐसे कितने मौके मिलते हैं सर आपको? बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। ओके, आज का सिनेरियो, अगर ये इंडिया में डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, राइट, एंड अगर मुझे अब डाउनवर्ड ट्रेंडिंग का मतलब है मुझे ऑप्शन बाई करना है, ये क्लियर है। अपवर्ड ट्रेंडिंग का मतलब मुझे ऑप्शन बाई करना है कपल्ड विद वेगा वैल्यू, उससे वेगा से तो मैं कोरिलेट करूंगा ही करूंगा कि वेगा में क्या चेंज हो रहा है। अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन प्रीमियम कमिंग डाउन इज हायर एज कंपेयर टू ऑप्शन प्रीमियम गोइंग अप, ठीक है। अभी मैं मार्केट डायरेक्शन को बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि वो हम सबसे कम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। हमारा पूरा फोकस होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम के क्या गेम खेलना है, गेम खेलना है, डायरेक्शन को न्यूट्रल रखते हुए। तो अगर मेरी विक्स नीचे आ रही है, इसका मतलब ओवरऑल तो मेरा जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो डिके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब कौन से ऑप्शन का प्रीमियम डिके होगा, कॉल का या पुट का? I'll go to the previous table and I check कि वेगा क्या डिके कहाँ ज्यादा हुआ है, कॉल में ज्यादा हुआ है या पुट में ज्यादा हुआ है। Then I will become aggressive option writer. और अगर ये नीचे की साइड जा रही है, ठीक है, तो मैं कैलेंडर नहीं बनाऊंगा, फिर मैं उसको टू अ सर्टेन एक्सटेंट दूसरी साइड के ऑप्शन से डेल्टा हेज कर दूंगा। यानी मैंने अगर एग्रेसिवली कॉल बेची है तो उसका पार्शियल डेल्टा में पुट राइट करके ही करूंगा, क्योंकि वोलेटिलिटी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, ओवरऑल प्रीमियम कम ही आने हैं, और कोई तो फोर्स है जो ओवरऑल सारे प्रीमियम को कम लेके आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया विक्स नीचे आ रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे जो है ऑप्शन वाइटिंग करनी है, कौन सी साइड ऑप्शन वाइटिंग करनी है, कॉल साइड या पुट साइड, वो मैं वेगा की वैल्यू देख के डिसाइड करूंगा। ऑसम, करेक्ट। सो दीज आर सम स्टडीज व्हिच वी फॉलो इन द मार्केट टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वी आर अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर, वी आर नॉट ऑप्शन बायर, नॉट ऑप्शन सेलर, वी आर अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर। वी लेट द मार्केट टेल अस what to do today in the market. So these are the indicators, the tools, the studies, the data points that tell us that what sort of day is today, whether it's option buying day, option writing day, whether we need to create hedge position, whether we need to create directional position, what sort of position we need to create. So ये indicators, ये tools, ये data हमें बताता है, और उसके अकॉर्डिंग हम इन पोजिशंस को बनाते हैं। सर, ये आप 3 मिनट कैंडल यूज करते हो इसमें? यस। All right. Okay. Now how to use option Greeks for better return. जो मैं करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। होपफुली अगर आप लोग करो और उससे आपको बेनिफिट हो, आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। आप ऑप्शन बाई करो, ऑप्शन सेल करो, आप पेयर बनाओ, आप स्ट्रेडल करो, स्ट्रेंगल करो, हमेशा ऑप्शन की ग्रीक की वैल्यूज को चेक करो। They tell you the exact and accurate risk reward profile of your option position. They tell you अगर आपकी पोजीशन लॉस में जा रही है तो क्यों जा रही है, किस वजह से जा रही है, डायरेक्शन की वजह से जा रही है, वोलेटिलिटी की वजह से जा रही है, किस वजह से आपकी पोजीशन अगेंस्ट जा रही है, वो आपको बताएगा। अकॉर्डिंगली आपको हमेशा स्टॉप लॉस काटने की जरूरत नहीं। ऑप्शन एक इतना वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इतने ज्यादा हेजिंग के ऑप्शन होते हैं कि अगर आपकी पोजीशन फंस भी गई है, आप पोजीशन M2M नेगेटिव भी है, there are n number of ways through which you can hedge your positions. It's not necessarily कि आपने पोजीशन डाल दी उसके बाद स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस कट गया, पोजीशन के बाहर आ गए, नॉट नेसेसरी। फंसी से फंसी ऑप्शन की पोजीशन को भी आप हेज करके बाहर निकल सकते हो, बट वो कहाँ किस लेवल पे फंसी है, किस चीज की वजह से फंसी है, वो समझना जरूरी है, और वो कौन बताएगा आपको? वो ऑप्शन का ग्रीक बताएगा। सो ग्रीक्स की हेल्प से अगर आप पोजीशन बनाओगे, इट में हेल्प यू सिग्निफिकेंटली in terms of selection of your strategy for that particular day in the market. Correct? So study the Greeks.
ओटीएम ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं, वो बहुत लोग ट्रेड करते हैं ओटीएम ऑप्शन में, इट इज नॉट ओनली द थीटा गेम. Please understand, it is not only the theta game. It is more of a volatility game. It is more of a vega game rather than theta. Theta बेचारा constant है, वो कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, ये volatility है जो सारी बदमाशी करती है प्रीमियम को ऊपर नीचे करने की. ठीक है, ऑप्शन बेस्ड हो, प्रीमियम इतना बढ़ जाता है, वो थीटा नहीं बढ़ाता बेचारा. थीटा तो अपनी स्पीड से गिर ही रहा होता है. आपका ऑप्शन जब 20 रुपए का 40 रुपए हो जाता है, थीटा उसमें भी गिर रहा होता है. लेकिन ये तो वोलेटिलिटी बदमाशी करती है जो 20 रुपए से उसको 40 रुपए लेके चली जाती है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि ओटीएम ऑप्शन वाइट करते समय ऑलवेज हैव वोलेटिलिटी इन योर फेवर. थीटा तो रहेगा ही रहेगा बेचारा, उसको कुछ नहीं कर सकते आप. राइट. अगर आपको डायरेक्शनल बेट लेनी है कभी, ये मैं पर्सनली करता हूं, आप ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर कभी आपको डायरेक्शनल बेट लेनी है rather than OTM ATM ऑप्शन, डायरेक्शनल बेट ऑप्शन बाइंग में आप ITM ऑप्शंस में लो, इन द मनी ऑप्शंस में लो. मार्जिन कम यूज होगा आपका, जो ग्रीक्स है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होंगे आपके लिए. ओनली आप डायरेक्शन का गेम खेलोगे. तो अगर आपको डायरेक्शन खेलनी ही है तो बाकी जो ग्रीक्स हैं जो उस पोजीशन को अदर देन डायरेक्शन इंपैक्ट कर सकते हैं, उनको साइडलाइन कर दो इन द मनी ऑप्शंस में जाके. तो आप प्योर डायरेक्शन पे ही रहोगे. यानी ये आपको डिसाइड करना है, आपने डायरेक्शन खेलनी है या आपने ऑप्शन प्रीमियम डिके विद द हेल्प ऑफ थीटा वेगा खेलना है. डायरेक्शन खेलनी है, मेरी एडवाइस है इन द मनी ऑप्शंस में जाके आप ट्रेड करो, प्योर डायरेक्शन का गेम खेलो. फिर थीटा वेगा ऑप्शन प्रीमियम डिके मत खेलो. और अगर आपको थीटा वेगा डिके खेलना है, ओटीएम ऑप्शन में काम करना है, देन प्लीज अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ थीटा वेगा. वेगा को खासकर आप समझो, वोलेटिलिटी को समझो, क्योंकि ओटीएम ऑप्शन में वो आपको हमेशा बचाएगा, हमेशा. थीटा आपका साथी है, दोस्त है फॉरएवर के लिए, वो रहेगा. वोलेटिलिटी डिच कर जाता है अगर आपने उसे सही से नहीं समझा, और सही से समझ लिया तो डबल फायदा देके जाएगा आपको. किस साइड का ऑप्शन बेचना है ये आपने अगर सही से जज कर लिया तो थीटा तो आपके फेवर में है ही है, वोलेटिलिटी आपके फेवर में और हो जाएगी, दो दोस्त आपको मिल जाएंगे. एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव गुड फ्रेंड्स लाइक नितिश ऑन योर साइड. सर ये आईटीएम कितना अंदर आईटीएम पे जाएं, क्योंकि लिक्विड और बिड आस्क भी सर आ जाते हैं ना वहां पे. नॉर्मली राउंड ऑफ स्ट्राइक्स पे जाना चाहिए. सो अगर मार्केट 17,200-300 चल रहा है तो 17,000 की स्ट्राइक कर सकते हो. ऑलराइट. ज्यादा रिस्क लेना है आपको 16,500 की स्ट्राइक में कर सकते हो. देखो डायरेक्शनल बेट में आप निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हो अगर, तो उससे बेटर है आप इन द मनी ऑप्शन में कर लो. आपका जो फंड डिप्लॉयमेंट कम होता है, पीएनएल उतना ही रहेगा आपका. करेक्ट. प्रॉफिट लॉस आपका उतना ही आने वाला है, आपको फंड का बेनिफिट मिलेगा. रिटर्न ऑन योर कैपिटल विल बी हायर एज कम्पेयर टू इफ यू प्ले विद फ्यूचर्स. समझ गया सर. एक मेरा क्वेश्चन रह गया था, एक बार पीछे से पिछले वाली हमारी फेवरेट स्लाइड पे जाएंगे सर. यस. इस पे मैंने ये पूछना भूल गया, सॉरी, कि जो निफ्टी पी आपने निकाला है ऑप्शन चेन से, ये आपने सर करंट वीक का निकाला है या करंट वीक प्लस नेक्स्ट वीक का प्लस करंट मंथ का, वो किसका है सर? ये मानना पड़ेगा, चुन के क्वेश्चन लेके आते हो. यस. तो ये मैं इसलिए कहता हूँ चुन के क्वेश्चन लाते हो क्योंकि ये चीजें जब मैं बना रहा था, हाँ, मेरे फर्स्ट जो आइटरेशन था, फर्स्ट आइटरेशन पे मैंने करंट वीक पे ही काम किया था. ओके. जो एक फर्स्ट थॉट प्रोसेस जाता है, देन उसको जब मैंने स्टडी किया, अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर, देन आई अंडरस्टूड किया फर्स्ट वीक के अलावा सेकंड वीक में भी गेम लोग खेल जाते हैं, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा. वो मैंने अप्लाई किया, फिर पता चला सेकंड वीक और थर्ड वीक में स्पेशली आते आते जो मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शन है, लोग उसमें गेम खेल जाते हैं. सो यू नेवर नो कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में कौन सी एक्सपायरी में गेम होगा. सो आई कंसिडर करंट वीक, नेक्स्ट वीक एंड करंट मंथ, these three. current month Also awesome sir, awesome. These three. Awesome. Now I have almost all my questions answered and great. So this was all from my side. Thank you very much Nitish ji for providing me this opportunity. Again I say I am a student of the stock market. I only know ABCD basics of the stock market. अगर किसी को कुछ हेल्प मिली होगी मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है ये. अदरवाइज मैं तो अभी सिर्फ सीखने वाला छोटा बच्चा हूँ. वो ऑडियंस को अब तक पता चल चुका है. विभोर गुप्ता इनका ट्विटर हैंडल है, हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे. कहने की जरूरत नहीं है क्या करना है इस हैंडल का, सब ब्लॉक मार दो. ठीक है. वेरी नाइस सर. एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन. आई नो ये सेशन हमारा काफी लंबा चल गया, मेरा सबसे लंबा सेशन आज तक का ये चल रहा है.
एंड मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। हमारा रात के आई थिंक 12 बज रहे हैं इस समय, राइट? यस। और हम ये सेशन कर रहे हैं, बट ये नॉलेज से भरपूर सेशन है, इसके टाइम थीटा बहुत है हमारे पास। सर एक बात जाननी थी, जब आप इतना दिल खोल के मेरे क्वेश्चंस के भी आंसर दे रहे थे और इतना डीपली बता रहे थे, तो मुझे एक चीज समझ में आई थी कि ट्विटर में बोला जाता है कि अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने लॉजिक्स किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि उसमें अल्फा होता है, तो वो किसी और के पास चला जाएगा तो लॉस हो जाएगा। तो जब आप शेयर कर रहे थे, तो क्या आपके माइंड में कभी ना कभी ये नहीं आया कि यार मैं शेयर कर दूंगा, तो मेरी तो इतनी सालों की मेहनत है सर, ये दिख रहा था, ये सालों की मेहनत है, दिख रही है। तो ये जब आप शेयर कर रहे हो, तो कहीं आपके मन में ये नहीं आया कि मेरा लॉस हो गया तो? नीतीश जी, इसका जवाब ये है कि आप और मैं इंटरेक्ट किए, कुछ बातें आपने मुझसे करी, कुछ बातें मैंने आपसे करी। एक चीज मुझे आती है, एक चीज आपको आती है। जब आपसे मैंने इंटरेक्ट किया तो उसके बाद मेरे को दो चीजें आ गई और आपको भी दो चीजें आ गई। तो इट इज ऑलवेज अबाउट इंटरेक्शन। ये जो चीजें मैंने बनाई हैं, मैंने फिर बता कह रहा हूँ, ये कहीं पे लिखी हुई पढ़ी हुई नहीं है। एटलीस्ट मैंने कहीं नहीं पढ़ी, किसी लिटरेचर में नहीं पढ़ी है, इंटरनेट पे कहीं मेरे को पढ़ने को नहीं मिली है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फूड फॉर थॉट दैट वी यूजुअली हैव in our trading community. So what I believe is that if I share something, right, so I am enhancing my knowledge only. मैं एक बात बताता हूँ, मैं अपने फ्रेंड का नाम नहीं लूंगा, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी एंड ही हैज बीन माय रूममेट इन माय कॉलेज टाइम इन हॉस्टल। एंड वो ना उससे पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर की जॉब करता था। सो एग्जाम टाइम में कंबाइंड स्टडी होती है हॉस्टल में, हम लोग कंबाइंड स्टडी करते थे। सो कंबाइंड स्टडी का मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या होता है। 5 यूनिट होती है बुक में, तो 5 लोग हो जा का ग्रुप बनता है, एक एक यूनिट एक एक जना पढ़ता है, फिर वो जिसने एक यूनिट पढ़ी हो बाकी 4 को पढ़ाता है। तो एक साथ एक टाइम पे 5 यूनिट की स्टडी हो जाती है। एक बंदा पढ़ना शुरू करेगा तो पहले 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 5 गुना टाइम लगेगा उसको। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब जिस बंदे ने 1 यूनिट पढ़ी है वो जब बाकी 4 बंदों को पढ़ाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस उस यूनिट पे 10 गुना हो जाता है जो उसने पढ़ा होता है। तो ये नॉलेज मैंने शेयर करी है, मैंने आपसे कंसेप्ट शेयर किया है। ये शेयर करने से आज मैं ये कह सकता हूँ, मेरा अपने कंसेप्ट पे जो कॉन्फिडेंस है वो कम से कम 10 गुना बढ़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये मैंने कुछ बनाया है जो वाकई फ्रूटफुल है, और अगर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर मोर एंड मोर सच स्टफ विद द पब्लिक। क्योंकि क्या है, ये ये कदम चाल है। आज मैं एक कदम बढ़ा हूँ, लोग मेरे साथ आएंगे, मैं एक कदम और बढ़ूंगा। सो इट्स नॉट ऑलवेज एकलो चलो एकलो चलो, इट्स ऑलवेज एक समूह बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, और लोग साथ में जुड़ते जाएंगे। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आज मैंने एक चीज आपको सिखा दी तो इसका मतलब ये नहीं मेरा ज्ञान कोश खाली हो गया। मेरा ज्ञान कोश और बड़ा ही है, और जितना मैं शेयर करूंगा उतना बढ़ता ही रहेगा। इसीलिए समाज में गुरु की सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट होती है। वरना गुरु तो अपना सारा ज्ञान दे देता है। 2-3 साल या 4 साल का जो ग्रेजुएशन का करिकुलम होता है, उसमें गुरु को जितना आता है वो सब कुछ आपको दे देता है। तो हर स्टूडेंट पास आउट होने के बाद ये बोल दे कि आपने तो जो आता था आपने सब कुछ दे दिया, अब आप बेकार हो समाज के लिए। लेकिन वो समाज के लिए बेकार नहीं होता, गुरु की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। इसीलिए होती है क्योंकि हर साल वो जो ज्ञान बांटता है, उससे हमारा ज्ञान तो बढ़ता बढ़ता है, लेकिन उसका ज्ञान हमसे कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आई एम अगेन अ स्टूडेंट एंड आई लव शेयरिंग द नॉलेज विच आई हैव लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड मेरे को इसमें फीडबैक मिलेगा अगर लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नॉलेज और बढ़ेगी। आपके साथ रह के तो बढ़ेगी बढ़ेगी। मैं गदगद वैसे ही हो चुका हूँ सर आज के सेशन के बाद। सर मेरे को जो मजा आया ना ये सेशन ना, मुझे पता है हमारी ऑडियंस के लिए कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। और ये सेशन उससे ज्यादा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यार ये सेशन मैं अपने लिए करूंगा, क्योंकि मुझे जब थोड़ा आपको जान के इतना पता लगा, तो आज का हमारा 2.25 घंटे का सेशन जो हुआ है अभी, इसमें जान के मेरी नॉलेज बहुत बढ़ी है। और आपसे सीख के मुझे पता लगा कि टीचिंग, जैसे मैं आई लव टीचिंग, आई हैव टॉट फॉर मोर देन 12 years। तो मुझे लगता है कि यार वो
टीचिंग अंदर से जानी नहीं चाहिए और शेयरिंग एंड केयरिंग का एटीट्यूड अंदर से जाना नहीं चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी अबाउट दैट एज वेल. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ डीप नॉलेज अबाउट वेगा. मैं तो जानता ही था सर आप वेगा के मास्टर हो, आज सब जान जाएंगे. So I just hope you keep growing, and thank you again very, very much for sharing such a good knowledge, sir. Thank you so much. Thank you. It's always pleasure to get associated with you and share the screen with you. जैसा आपने बताया, I am not at all a social animal, so I am a very private kind of person. You gave me this opportunity to share a bit of what I know, and it is more important for me कि अगर मैं अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी के किसी काम आ पाऊँ, मेरे ज्ञान से किसी का कुछ फायदा हो सकता है. सो मेरे लिए आई थिंक ट्रेडिंग के प्रॉफिट से ज्यादा बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि इस सेशन से किसी को कोई बेनिफिट मिल पाएगा. थैंक यू सो मच अगेन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म. Thank you so much. थैंक यू. So friends, कुछ कहने की ज्यादा खास जरूरत है नहीं मुझे, बट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. ये नॉलेज जो इन्होंने आज दी है, ये नॉलेज आपको अगर किसी की बैड इंटेंशन हो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, तो वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और एक एक करके आपको कितने में बेचेगा. ये नॉलेज जो बिना किसी मोटिव से आज विभोर सर ने दी है, हम उसकी रिस्पेक्ट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम उसको डीपली खुद समझें और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें. सालों की मेहनत है इनकी यार, कोई जरूरत नहीं है इनको पॉडकास्ट में आने की. मैं बता रहा हूँ, इनको कोई जरूरत नहीं है. ये तो कहते हैं कि यार मैं अच्छा ट्रेडर तब भी हूँ कि मैं अंडर द लाइमलाइट नहीं हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की. मैं जितने करोड़ों का फंड मैनेज कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ इनको. बट ये फिर भी आए मेरी रिक्वेस्ट पे और इन्होंने मतलब अनएक्सपेक्टेडली मेरे लिए सब कुछ शेयर कर दिया इन्होंने. आई नो इनके पास बहुत कुछ और है बताने के लिए, तो हम सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट इतनी कर सकते हैं टाइम की, उनके एक्सपीरियंस की, उनकी रैशनल थिंकिंग की, कि हम इसको खुद जब तक खोट के नहीं पी सकते तब तक इसको सुनते रहें, समझते रहें, अपने क्वेरीज पूछते रहो. यार इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल दिया, आप पूछो, पर स्मार्ट क्वेरीज पूछना आ गया ना इसे. तो इतना ही अगर हम कर दे तो मुझे लगता है कि विभोर सर के लिए हमारा एक थोड़ा सा गुरु दक्षिणा टाइप हो जाएगा. उतना कर देते हैं हम. उसके बाद अगर आपको लगता है किसी भी टॉपिक को लेके अगर विभोर सर को बुलाने की जरूरत है तो प्लीज आप कमेंट में बता दो और हम फिर उनको वापस से रीइनवाइट करेंगे. आपने उनका टीचिंग स्किल्स तो देख ही लिया, उनकी गहराई चीजों को समझने की और समझाने की आप लोगों ने देख ही लिया. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो. एंड जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेरे एफर्ट्स अगर थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को तो जितना ज्यादा हो सकता है ना उतने लोगों में शेयर करो. अगर विभोर सर शेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज, तो हम लोग इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं यार. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.